लेक्चर स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर मेजरली बोलूंगा तो क्या बोल दिया गया सबसे पहले, फोटोसिंथेसिस इज ए वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वाइटल, यानी ये एक जैविक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। जीवित, मरी हुई सेल्स कभी फोटोसिंथेसिस शो नहीं करेगी, हमेशा जीवित सेल्स होंगी वो ही फोटोसिंथेसिस शो करेगी। वेयर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज शुगर, जो ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे होंगे उनका क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो क्या करेगा, शुगर का सिंथेसिस करेगा, शर्करा का निर्माण करेगा। ओके, बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बातें अपने पहले भी कर चुके हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से किसका निर्माण करेंगे, शुगर का। इसी चीज को क्या बोल दिया गया, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग के द्वारा क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, शर्करा का, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, बाद में देखिए क्या बोला गया, फोटोसिंथेसिस लिटरली मींस सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर मैं डिकोड करूंगा फोटोसिंथेसिस वर्ड को, तो यहाँ क्या है, एक है फोटो, फोटो का मतलब प्रकाश, ठीक है। दूसरा उसके बाद में क्या बोल दिया गया, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब हो गया संश्लेषण। तो क्या करना, प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण करना, यानी सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर, पौधा क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर का संश्लेषण करेगा, सिंथेसिस करेगा, जो कि क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्लांट की लाइट की प्रेजेंस में। कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें हम जानते हैं, फिर भी इंट्रोडक्शन जरूरी है किसी भी चैप्टर का। बाद में बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस को कई बार क्या कहते हैं, कार्बन एसिमुलेशन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर ने लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाना है, अगर फोटोसिंथेसिस उसने दे दिया, डेफिनेशन में पूछ लिया या फिर क्वेश्चन में पूछ लिया, तो फोटोसिंथेसिस तो आप इजीली बता पाओगे, लेकिन उसने जैसे ही फोटोसिंथेसिस को रिप्लेस कर दिया कार्बन एसिमुलेशन के साथ, अब आपको कंफ्यूजन होगी कि ये क्या चक्कर हो गया। ये कुछ भी नहीं हो गया, कार्बन का एक्यूमुलेशन, कार्बन स्थिरीकरण, ठीक है ना, कार्बन स्थिरीकरण, कार्बन किस तरीके से स्थिर की जा रही है, किस तरीके से फिक्स की जा रही है, कार्बन फिक्सेशन। तो यही हो गया ना, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपने लिए हानिकारक है डेफिनेटली, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जा रहा है, स्थिरीकरण किया जा रहा है, फिक्सेशन किया जा रहा है, इसको अच्छे काम में उपयोग में लिया जा रहा है, वो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। क्लियर ना, तो इसे कई बार कार्बन एसिमुलेशन भी बोल देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड में ये चीज। उसके बाद में बात करेंगे, एसिमुलेशन का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन इन द सिस्टम, ठीक है ना। बाद में क्या बोल दिया गया, फोटोसिंथेसिस की एक क्लासिकल रिएक्शन दे दी गई, यहाँ पे क्या बोला गया, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, जब लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन लाइट और ग्रीन पिगमेंट्स की प्रेजेंस में, अब ग्रीन पिगमेंट कौन हो गया, आपके क्लोरोफिल। लाइट और ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। बाकी सारी बातें कर लेते हैं अपने फर्दर स्लाइड्स में। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 का निर्माण करेगा, जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या क्या बाई प्रोडक्ट होंगे। अब देखिए किसी भी रिएक्शन के तीन चार चीजें बताता हूँ किसी रिएक्शन के बारे में। एक बोल दिया गया सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। सबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, क्रियाधर, जो क्या करेंगे, आपस के अंदर रिएक्शन करेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन में सबस्ट्रैक्ट की बात करूं तो वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ध्यान रखना। अब ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार इन चीजों के बारे में अपने पढ़ते रहेंगे कि इस रिएक्शन का सबस्ट्रैक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, मेन प्रोडक्ट ये है, बाई प्रोडक्ट ये है, बात करते हैं सारी चीजों के बारे में। दूसरा अगर बात करूंगा, तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है, इन सबस्ट्रैक्ट का, क्रियाधर का प्रोडक्ट या फिर उत्पाद है। अब अगर बात करूंगा तो उत्पाद भी दो तरीके के होंगे, एक आपका हो गया मेन प्रोडक्ट और एक आपका हो गया बाई प्रोडक्ट। साफ कर लेता हूँ थोड़ा, एक रह गया आपका मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा रह गया, बाई प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं गाय के बारे में, तो गाय से हमें मेनली क्या चीज मिलती है भाई, दूध मिलता है, ठीक है ना। मिल्क जो होगा गाय में, वो हमारा गाय से क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट, लेकिन उसके साथ साथ गोबर भी तो मिल रहा है, उसकी मैं मेन्योर बना सकता हूँ ना, वो हमारे लिए क्या रह गया, बाई प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूंगा वीट की, तो वीट के अंदर जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं फसल के, वो हमारे लिए हो गए मेन प्रोडक्ट, और जो भूसा हो गया, स्ट्रा हो गया, या फिर तूड़ी होगी, वो हमारे लिए क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो तो होगा मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, लेकिन ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाय प्रोडक्ट, सह उत्पाद, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर बाय प्रोडक्ट कौन से होते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान करना, जनरली अपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो भी पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, वहां पे यही पढ़ते हैं, CO2 plus H2O कन्वर्टिंग इनटू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना।
एक चीज और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसके बारे में, होगा क्या, देखिए इस तरीके से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दो वाटर मॉलिक्यूल, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं किसके अंदर, CH2O में, प्लस ऑक्सीजन प्लस आपके वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है। देखते हैं, एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नहीं नहीं यहाँ भी 2 हो गए ना, 2 H2O मॉलिक्यूल है, यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 ये रहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, 2 दूने 4, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या इसमें 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाँ जी, 2 ये रहे और 2 ये रहे, यानी 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ है, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है। होता फोटोसिंथेसिस में ये है, ठीक है ना, होता फोटोसिंथेसिस में ये है, लेकिन ये सेम प्रोसेस कितनी बार होगी, 6 बार होगी, ध्यान रखना। सेम प्रोसेस 6 बार होंगी और 6 CH2O आपस में मिलके किसका निर्माण कर लेंगे फाइनली, C6H12O6 करके एज्यूम करके देखते हैं, CH2O, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, कार्बन मॉलिक्यूल कितने रह गए, 6, यानी C6, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, कितने रह गए, 12, H12, और उसी तरीके से O6। ध्यान रखना इस चीज का, कभी हमेशा पूरा का पूरा ग्लूकोज नहीं बनता, हमेशा एक एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का क्या होता रहेगा, फिक्सेशन होता रहेगा, उससे ये चीज बनती रहेगी। 6 बार जब ये रिएक्शन चलेगी तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ और बातें, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस के। क्या बोल दिया गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब एक चीज देखिए, जो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, उसका केवल रूप बदला जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने, तो क्या हो गया, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी यानी क्या, सूर्य की किरणों से जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, रासायनिक ऊर्जा में। लाइट को यूज करके उससे बना दिया गया C6H12O6, ठीक है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट। वीट में क्या होता है, मेजरली कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमें बोलने उठने बैठने और इन सारी चीजों के लिए एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। आगे देखिए, रासायनिक ऊर्जा, सॉरी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। एंड इज स्टोर्ड इन द ऑर्गेनिक मैटर विच इज यूजुअली द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर हो जाती है। कौन सी फॉर्म में स्टोर होगी, हमें जानते हैं स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाती है। कौन सी फॉर्म के रूप में मूवमेंट करेगा, हम जानते हैं सुक्रोज के रूप में मूवमेंट करेगा। आगे देखिए क्या बोला गया, वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर इंस्टेंस कंटेन्स अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल में कितने किलो कैलोरी एनर्जी रहती है। तो एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल में 686 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बाद में क्या बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, रॉ मटेरियल का काम करेंगे, रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ, उसका काम करेंगे किसके सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसके अंदर बाय प्रोडक्ट का काम, बाय प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है ना, ये बात पहले ही हो चुकी है। अब बात करते हैं, स्टीफन हेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1727 में इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले ये बताया जो प्लांट्स होंगे, उन प्लांट की लीव्स का सूरज की रोशनी से कोई ना कोई तो रिश्ता होगा, वो सूरज की रोशनी का समहाउ किसी तरीके से भी यूज करके अपने नोरिशमेंट के लिए क्या करेंगे, खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कर दिया, सनलाइट, सूरज की रोशनी और जो पत्तियां थी उनके बीच में रिलेशन दिया। क्लियर। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करेंगे, जो एक और टर्म थी, क्या चीज था, रूट प्रेशर टर्म्स भी स्टीफन हेल्स ने दिया था, हम ये फर्दर पहले पढ़ चुके हैं ना। सेक्स के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले ये बताया, क्लोरोप्लास्ट वोलोप्लास्ट की खोज हो चुकी थी उस टाइम तक, तो क्लोरोप्लास्ट के यूज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, ये सारी बातें इंक्लूड की। और इन्होंने बताया जो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला विजिबल प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, स्टार्च। विजिबल जिसे हम देख सकें, ठीक है ना, ग्लूकोज जो बनेगा उसके अंदर उसे हम देख नहीं सकते। विजिबल किस तरीके से, स्टार्च कहाँ आकर के स्टोर हो गया, वीट में आकर के स्टोर हो गया, तो हम उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। फूड के रूप में स्टोर क्या रहता है, स्टार्च। उसके बाद में क्या बोला गया, ये बोला गया कि अर्थ पे जितना भी फोटोसिंथेसिस होगा, मान लीजिए अर्थ पे 100% फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो 100% का 90% कौन कर रहा है, मैराइन वाटर एल्गी और फ्रेश वाटर एल्गी, यानी जो समुद्री जीव होंगे या समुद्री वनस्पति होंगी, वो क्या करेंगे, 90% उसका फोटोसिंथेसिस का 90% फोटोसिंथेसिस करेंगे जितना भी अर्थ पे हो रहा है उसका। केवल 10% फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ये करेंगे टेरेस्ट्राइल प्लांट्स, स्थलीय पौधे।
अब इसमें एक और थ्योरी मैंने रिसेंटली पढ़ी, उसके अंदर क्या था सोर्स। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, उसको बताने का कारण ये है कि जो थ्योरी मैं अभी बता रहा हूँ या जो चीज मैं बता रहा हूँ, फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो मैंने एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा, लेकिन मुझे उतना जचा नहीं उसके रिलेटेड, उसके सपोर्ट में मैंने और चीजें पढ़ी नहीं। जबकि ये वाला तो मैं बहुत जगह पढ़ चुका हूँ, वो वाला मैंने और कहीं पे पढ़ा नहीं, लेकिन क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स था इसलिए मैं आपको वो चीज भी यहाँ पे बता देता हूँ, क्या पता कहीं कहीं का आपके काम आ जाए। वहां पे क्या बोला गया है कि पहले तो ये माना जाता था कि 90% जो है फोटोसिंथेसिस वो कर रहा है कौन, मेराइन वाटर एल्गी। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 40% फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, ये उन्होंने बोल दिया कि ये गलत था, पहले मानते थे, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो 40% फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, मेराइन वाटर एल्गी और फ्रेश वाटर एल्गी। बाकी 60% टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कर रहे हैं, वहां को बोला गया था, ठीक है। लेकिन इसके सपोर्ट में मैंने और ज्यादा एविडेंसेस नहीं देखे, इसलिए मैंने ये वाली चीज को कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे 90% वाली चीज को कंसिडर किया है। लेकिन इसी के साथ साथ बोल देता हूँ ये भी कि जो 40% वाला मैंने देखा वो भी आईसीआर का सोर्स था, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोल दिया गया, बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं ये चीज। अब देखिए क्या बोला गया, लाइट जो होगी वो हमेशा वेव्स की तरह बिहेव नहीं करेंगी। वेव क्या हो गया, हम जो आपके एक टेस्ट लिया था मैंने फिजियोलॉजी का, उस टेस्ट में शिव ने एक डाउट पूछा था, उस डाउट के रिगार्डिंग मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होगी। उनके अंदर हमने वेवलेंथ पढ़ी थी और मैंने आपको कहा था जो लाइट वगैरह होती है, रेडिएशंस होती है, वो किस तरीके से ट्रेवल्स करती है, इस तरीके से ट्रेवल करती है, जिन्हें क्या बोल दिया गया, वेव। तो लाइट जो है वो केवल वेव की तरह बिहेव नहीं करती, उनके अंदर एनर्जी भी होती है, हमने ये चीज भी पढ़ रखी है। वेवलेंथ जितनी बढ़ती जाएगी एनर्जी उतनी घटती जाएगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसके लिए मैंने आपको बोला था, आप यूं मान लेना जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उछल कूद ज्यादा कर रहा है वो, है ना। उसके बाद में देखिए क्या है, इसने बोल दिया कि एनर्जी भी होगी, लेकिन जो लाइट के अंदर जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी को टर्म दे दिया गया फोटोन। ध्यान रखना, लाइट के अंदर जो एनर्जी होगी उसे टर्म क्या दे दिया गया, फोटोन। अब फोटोन के बारे में बात करूंगा तो एक सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, ठीक है, जिन लोगों के पास +2 में फिजिक्स थी उनको तो पता है फोटोन क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो लाइट जो होगी, जो फोटोन के अंदर छोटे छोटे पैकेट के रूप में ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। लाइट के अंदर जो एनर्जी होगी वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है, जिन्हें क्या बोल दिया हमने, फोटोन, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये तो हम पहले से जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके रेडिएशन का चार्ट देखा था, उस चार्ट में हमें पता है कि क्या करेंगे, आपके जितना ज्यादा वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी कम होती चली जाएगी, वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगी तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। हम जानते हैं ये चीज, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी कैरी करती है। जो गामा रेज है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन जो आपकी ये वाली है इनकी एनर्जी कम रहती है, ठीक है ना, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब उसके बारे में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस एपरेटस कौन सा होगा, ठीक है, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। एक चीज, अब क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसा होता है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट द फोटोसिंथेसिस एपरेटस। हमें पता है ये चीज, यही होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की सेल है ये। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, इन हायर प्लांट द क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कोइड इन शेप। अब डिस्कोइड का मतलब क्या हो गया भाई, डिस्कोइड का मतलब हो गया थाली के आकार का, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करूंगा तो 4 से 6 माइक्रोन, यहाँ वर्ड यूज किया गया है माइक्रोन, ठीक है। शो किससे करते हैं, म्यू से, किसका साइन है, माइक्रोन का, बोलते क्या है इसे, म्यू। 4 से 6 माइक्रोन इन लेंथ एंड 1 to 2 माइक्रोन इन थिकनेस, यानी उनकी चौड़ाई मोटाई क्या होगी, 1 से 2 माइक्रोन, और लंबाई कितनी होगी, 4 से 6 माइक्रोन। माइक्रोन क्या हो गया, 10⁻⁶। उसके बाद में बात करेंगे, द क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री, सॉरी 50 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जीरो यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर रहता है, टाइपिंग मिस्टेक। जो आपके क्लोरोप्लास्ट होंगी, वो क्लोरोप्लास्ट की जो यूनिट मेम्ब्रेन्स होगी, उनकी यूनिट मेम्ब्रेन्स यानी सबसे बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की जिनकी मोटाई है उसके बारे में बोल दिया गया, कितना है ये, 50 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बात करूंगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। बाद में क्या बोला गया, अब ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, माइक्रोन वाली और आर्मस्ट्रॉन्ग वाली, उन चीजों को भी नोट करते रहना साथ साथ, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आपके इसके अंदर। कहाँ काम आएगी वो भी बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें काम आएगी। जरूरी नहीं कि उनको हमेशा माइक्रोमीटर नैनोमीटर में बोला जाए, उनको मिली माइक्रोन भी बोल सकते हैं, उनको आर्मस्ट्रॉन्ग में भी शो किया जा सकता है, ठीक है, उनको केवल माइक्रोन में भी शो किया जा सकता है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बहुत बार। हाँ जी,
उसके बाद में क्या बोल दिया गया, ये थिकनेस वाली बातें होगी हमारी कि 50 आर्मस्ट्रॉन्ग की थिकनेस होती है इनकी, और लिपिड और प्रोटीन पार्ट होता है इनमें। हम जानते हैं जो मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स किस चीज से मिलती है, मिलके बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से, ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होगा, ठीक है, उस गैप की मोटाई, जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हो गया इनके बीच में, यहाँ देखिए बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, जो ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनके बीच में कुछ गैप है, जिस गैप को क्या बोल दिया गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जब इन तीनों के बारे में बात करूंगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो तीनों की मोटाई कितनी हो जाएगी टोटल, 300 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, 300 आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना इस चीज को। केवल एक मेम्ब्रेन 50 आर्मस्ट्रॉन्ग, 50 आर्मस्ट्रॉन्ग, और बीच में कितनी गैप हो गया, 200 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक आर्मस्ट्रॉन्ग को मैं 0.1 नैनोमीटर भी बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे फिर से आ गया नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या होता है भाई, 10 टू पावर -9 मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10 टू पावर -10, तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग को मैं 0.1 नैनोमीटर भी बोल सकता हूँ। इनका कन्वर्जन करते रहना, ये मैं माइक्रॉन्स, मिली माइक्रॉन्स, मिली की बात करूंगा, मिली कितना हो गया, 10 टू पावर -3। ये सारी चीजें ना कंपेयर करते रहना, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी आगे। इंटरचेंजेबल आना चाहिए आपको, कोई भी एक डाटा याद कर लीजिए, उसको आप नैनोमीटर में रख लीजिए, चाहे आर्मस्ट्रॉन्ग में रख लीजिए, लेकिन आपको उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या बोला गया, अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात करेंगे, हमने इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में बात कर ली। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बात करेंगे तो एक हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स रहेगा, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही अधात्री रहेगा, जिसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, जो जल को पसंद करे, जल स्नेही, ठीक है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने हाइड्रोफिलिक वर्ड को। एक फिलिक होता है, एक फोबिक होता है। फोबिक का मतलब जो जल अस्नेही हो, ठीक है ना। मैट्रिक्स होगा जिसे अपने स्ट्रोमा बोल दिया गया। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, स्ट्रोमा के अंदर क्या रहेगा, ग्रेना। स्ट्रोमा के अंदर क्या रहेगा, ग्रेना। अब देखिए बात करते हैं इसके बारे में, क्या है स्ट्रोमा, क्या है ग्रेना। ग्रेना के बारे में जब बोला गया तो एक यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रही है डिस्क शेप, ठीक है, जो डिस्क शेप एपरेटस दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा नहीं देखना, केवल ऊपर वाला। वैसे तो इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपने पहले भी स्टडी कर चुके हैं सेल में, ठीक है, जहां मैंने आपको एनिमेशन बताया था वहां पे इसके बारे में देख चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि जो आपके थाइलेकोइड होगा, एक सिंगल है उसको बोल दिया गया थाइलेकोइड। बहुत सारे थाइलेकोइड, कितने, 5 से 25 तकरीबन, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, जिसे बोल दिया मैंने या तो ग्रेना या फिर बोल दिया ग्रेना लेमिला, जिसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी थाइलेकोइड्स, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहेंगे। इनको क्या बोल दिया गया, या तो ग्रेना या फिर ग्रेना लेमिला, या फिर बहुत सारे थाइलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। ओके, उसके बाद में अगर बात करेंगे, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, प्रत्येक जो ग्रेना लेमिला होगा, प्रत्येक ग्रेना लेमिला होगा, उसके अंदर, ग्रेना लेमिला ऑब्वियस है थाइलेकोइड से मिलकर बना है, प्रत्येक ग्रेना लेमिला होगा, उसके अंदर की तरफ क्या होगा, एक लोक्यूल्स रहेगा, एक खाली अवकाश रहेगा, जिसे क्या बोल दिया गया, लोक्यूलस। अब यहाँ पे बात करेंगे, ल्यूमन बोला गया ना जिसे, उसी की बात कर रहा है, क्या हो गया, इसी को बोल दिया गया लोक्यूलस, ठीक है। अंदर की तरफ किसके, आपके थाइलेकोइड के अंदर की तरफ, क्योंकि थाइलेकोइड ही ग्रेना है, ग्रेना ही थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होगी उसको बोल दिया गया ग्रेना। तो ग्रेना या थाइलेकोइड के अंदर की जो सरफेस होगी उसके अंदर एक खाली स्थान पाया जाएगा, जिसे क्या बोल दिया गया, लोक्यूलस या फिर ल्यूमन, ध्यान रखना। बाद में क्या बोला गया, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होगी, वो मेम्ब्रेन में किस चीज से मिलकर बनी होगी, अल्टरनेट लेयर होगी। अल्टरनेट लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक साथ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, एक ही लेयर है, वो लेयर प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी है। अल्टरनेट लेयर होगी, एक लिपिड की लेयर होगी, एक प्रोटीन की लेयर होगी, इस तरीके से लेयर्स होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, सम ऑफ द ग्रेना लेमिला ऑफ थाइलेकोइड आर कनेक्टेड थाइलेकोइड्स ऑफ अदर ग्रेना बाय समवॉट थिनर स्टोमेटल स्ट्रोमा लेमिला और फ्रेट मेम्ब्रेन। अब ये क्या चीज होगी भाई, ये चीज होगी कि कुछ आपके ग्रेना लेमिला जो होंगे वो दूसरे ग्रेना लेमिले के साथ जुड़े हुए होंगे एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के साथ, जिस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया गया, स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज के बारे में। उसके बाद में क्या बोल दिया, लेमिने वर्ड का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेनस ट्यूब, झिल्ली युक्त आपके ट्यूब या नलिका। बाद में क्या बोला गया, क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स आर कन्फाइंड टू ग्रेना। जो क्लोरोफिल होगा या फिर दूसरे जो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स होंगे, जो हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे, ग्रेना पे ही पाए जाएंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं थाइलेकोइड पे पाए जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, क्या है ग्रेना, क्या है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड किसे बोल दिया गया, एक सिंगल जो डिस्क शेप एपरेटस है, इसे बोल दिया गया थाइलेकोइड। जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे उसे बोल दिया गया ग्रेना, या फिर क्या बोल दिया गया, ग्रेना लेमिले।
ठीक है। थाइलेकोइड या फिर ग्रेना के अंदर वाली जो सतह होगी वहां एक अवकाश अंतर अवकाशीय स्थल होगी, उसे क्या बोल दिया गया, लोक्यूलस। जो इसकी मेम्ब्रेन होगी, अब अंदर देखिए येलो येलो उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन होगी उस मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होगी वहां पे अल्टरनेट लेयर्स पाई जाएंगी, एक लिपिड की एक प्रोटीन की। ठीक है। उसके बाद में बोल दिया गया जो ग्रेना लेमेले होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर से, जिसे क्या बोल दिया गया, स्ट्रोमा लेमेले। उसके अलावा इसमें जो भी खाली स्थान होगा उस खाली स्थान को क्या बोल दिया गया, स्ट्रोमा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स पाए कहाँ जाएंगे, ग्रेना या फिर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद में अगर अगली स्लाइड में बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा और, तो आप जानते हो कि दो केवल ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है ना, सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है तो ये खुद की प्रोटीन सीक्रेट कर सकते हैं। अब दो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हम ये चीज पहले पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए रह गया, ये ठीक है हम जानते हैं इसके बारे में। डीएनए है तो राइबोसोम भी होना आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद में जो खाली भाग है उसे क्या बोल दिया गया, स्ट्रोमा, हिंदी में बोले तो मैट्रिक्स या फिर अधात्री। ठीक है, ये भाग आपके जो सिंगल डिस्क है उस सिंगल डिस्क को बोल दिया गया थाइलेकोइड। एक दूसरे के ऊपर जब ये अरेंज हो रही है अब इसको क्या बोल दिया गया, ग्रेना। और ये सारी आपस के अंदर जब जुड़ी हुई है बहुत सारी, इनको बोल दिया गया ग्रेनम। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप, इंटरमेम्ब्रेन गैप। ठीक है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन हो गया। थाइलेकोइड के अंदर ये यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, थाइलेकोइड के अंदर का हिस्सा शो किया जा रहा है, यहाँ कटा हुआ नहीं होता, थाइलेकोइड के अंदर का हिस्सा शो किया जा रहा है कि अंदर से ऐसा होता है। इसको क्या बोल दिया गया, थाइलेकोइड स्पेस या फिर ल्यूमन या फिर ल्यूमिल्स। ठीक है ना, लोक्यूल्स सॉरी। उसके बाद में ये जो हिस्सा है इस हिस्से को क्या बोल दिया गया, स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर पिगमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे, ग्रेना, थाइलेकोइड या ग्रेनम की सरफेस पे पाए जाएंगे। ठीक है ना, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अल्टरनेट लेयर्स होती है, एक लिपिड और एक प्रोटीन लेयर की। आगे बात करते हैं, अब शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट के बारे में बोलूं तो पिगमेंट होते क्या है, वर्णक। वर्णक यानी जो वर्ण डिसाइड करेंगे, ठीक है, जो वर्ण डिसाइड करेंगे, कलर डिसाइड करेंगे। अगर मैं बात करूं प्लास्टिड के बारे में, ठीक है, प्लास्टिड को भी वही हो गया ना, वर्णक वर्णक। अगर मैं बोलूं प्लास्टिड के बारे में तो ये मैंने आपको कब पढ़ाया, सेल बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको तो पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन वालों को पता नहीं, और जो प्री पीजी वाले हैं उनको याद नहीं, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। लेकिन बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया भाई, दूसरा हो गया आपके ये क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। तीसरे प्लास्टिड के बारे में बात करूंगा तो वो कौन सा हो गया आपका, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कौन सा कलर दे रहा होगा, ग्रीन कलर। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होगा वो कौन सा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा जी मल्टीपल कलर्स के लिए, जैसे रेड हो गया, ब्राउन हो गया, येलो हो गया, इन सारे कलर्स के लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। ल्यूकोप्लास्ट होगा वो कैसा कलर बनाएगा, वो कोई कलर नहीं बनाएगा, वो कलरलेस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो जनरली क्या काम करता है, फूड का स्टोरेज करने का काम करता है। जैसे आपके क्या हो गए एमाइलोप्लास्ट वगैरह, इस तरीके की सारी चीजें इसमें आ गई, जो स्टार्च का आपके करेंगे, स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सारे के सारे प्लास्टिड हो गए। लेकिन हम यहाँ कौन कौन से पिगमेंट पढ़ेंगे, हम केवल वो पिगमेंट पढ़ेंगे जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सा काम आता है, क्लोरोप्लास्ट काम आता है, तो हम केवल उनके बारे में पढ़ेंगे जो पिगमेंट्स कहाँ पाए जाएं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाए। उनके अलावा बाकी प्लास्ट से हमें इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए, अगर मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के बारे में तो ये तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके के, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन। आपके क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो ये सारे के सारे क्या हो गए, वाटर में इनसोल्यूबल हो गए, यानी जल में अघुलनशील, पानी में नहीं घोला जा सकता इनको। अगर मैं बात करूं फैट की, यानी बिल्कुल इजी वे में बोलूं तो क्या हो गया, घी मान लीजिए आप, क्या आप घी को डिजोल्व कर सकते हो वाटर में, क्या आप पेट्रोल को डिजोल्व कर सकते हो वाटर में, क्या आप तेल को डिजोल्व कर सकते हो वाटर में, नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन इनको किसी दूसरे फैट के अंदर जरूर डिजोल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, आगे देखिए, तो क्लोरोप्लास्ट और कैरोटिनॉइड्स दोनों ही क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, जबकि फाइकोबिलिन है वो वाटर सोल्यूबल है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछते हैं। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो ये क्या हो गया, बस वही है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह के अंदर ये होंगे, इनको घोला जा सकता है, जैसे एसीटोन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, फिर अल्कोहल हो गया, उनके अंदर इनको डिसोल्व किया जा सकता है। कैरोटिनॉइड्स है, उनके अंदर कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों को इंक्लूड किया गया है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनको इकट्ठे तौर पे क्या बोल देते हैं, कैरोटिनॉइड्स। जेंथोफिल को कैरोटिनोल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जेंथोफिल को कैरोटिनोल्स भी बोलते हैं। अब वन बाय वन इनको थोड़ा और देख लेते हैं।
सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने क्लोरोफिल से। जो कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट। प्लांट में कैसा रंग देगा? ये ग्रीन कलर देगा। अब क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये मुख्य, सबसे मुख्य वर्णक है जो काम आएगा किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस में, इसलिए इसकी डिटेल स्टडी करना जरूरी है। सबसे पहले क्या बोला गया? क्लोरोफिल पाया कहाँ पे जाएगा? ग्रेना पे पाया जाएगा। क्या हम जानते हैं ग्रेना कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल हम जानते हैं ग्रेना कहाँ पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक सिंगल डिस्क शेप स्ट्रक्चर थी उसको बोल दिया गया थाइलेकोइड। थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के किसका निर्माण कर रही है? ग्रेना का। तो कहाँ पाई जाएंगी? ग्रेना पे पाई जाएंगी। और ग्रेना में भी कहाँ? उनकी मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना, उनकी झिल्ली पे। आगे अगर मैं बात करूंगा, क्या बोल दिया गया? एटलीस्ट 7 तरीके के क्लोरोफिल्स होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करने वाली है, सी होगा यहाँ पे, बी नहीं होगा। ई और आपके बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, ठीक है ना। ये 7 तरीके के क्लोरोफिल हैं, लेकिन अपने जनरली कौन कौन से पढ़ते हैं? अपने जनरली पढ़ते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, बाकी सारे नहीं पढ़ते। एक चीज और बात करें अगर इनके बारे में, तो जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, केवल उनके अंदर ही मैग्नीशियम पाया जाएगा। बाकी जो क्लोरोफिल है दूसरे तरीके के, उनके अंदर मैग्नीशियम आयन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं, अब सारी बातें अपने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी से रिगार्डिंग करेंगे, बाकी को हमने छोड़ दिया, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड पाए जाते हैं, आप जानते हो इस चीज को, लेकिन कौन कौन से? केवल क्लोरोफिल ए और केवल क्लोरोफिल बी में, बाकी में नहीं पाया जाएगा मैग्नीशियम। अब जो क्लोरोफिल होता है वो पोरफायरिन रिंग होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पोरफायरिन रिंग। अब हम ये चीज हमेशा पढ़ते आए हैं कि क्लोरोफिल पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं कि है क्या ये पोरफायरिन रिंग। अगर पोरफायरिन रिंग के बारे में बोलूंगा तो ये 4 पायरोल रिंग से बनती है, ध्यान रखना। ये पोरफायरिन है और ये पायरोल रिंग है। क्या? 4 पायरोल रिंग। अब 4 का मतलब क्या हो गया? टेट्रा, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? टेट्रा पायरोल स्केलेटन, ठीक है ना। अब 4 जो पायरोल रिंग होगी, अब 4 नहीं, मैं एक पायरोल रिंग को स्टडी करूंगा। सबसे पहले एक को कर लिया तो चारों को अपने आप हो जाएगा। जो एक पायरोल रिंग होती है उसके अंदर 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं। अगर मैं पोरफायरिन रिंग को बोलूंगा तो पोरफायरिन रिंग आज से पहले मैंने कभी भी बताई है तो यही बताया, एक मैग्नीशियम, उससे 4 क्या जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और उनके आपस के अंदर बॉन्डिंग हो रखी है। इस तरीके से मैंने आपको इससे पहले पोरफायरिन रिंग के बारे में बताया है। पोरफायरिन रिंग तो हमने देख लिया। पायरोल रिंग के बारे में देख लेते हैं। पायरोल रिंग के अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर 4 कार्बन, इसके अंदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल रहेंगे और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ केवल इतनी देख लीजिए इस चीज को, जो इतना हिस्सा है ये क्या है? एक पायरोल रिंग। दूसरा वाला इसके अंदर ये इतना हिस्सा है वो क्या है? दूसरी पायरोल रिंग। ये है वो तीसरी पायरोल रिंग, और चौथी यहाँ पे ये वाली जो होगी वो होगी चौथी पायरोल रिंग। ये चारों के चारों पायरोल रिंग आपस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, अब देखना इसमें मैं अगर इंडिकेट करूं तो ये आपकी एक पायरोल रिंग, और ये दूसरी, ये यहाँ पे तीसरी, और ये यहाँ पे चौथी। इनके बीच में अगर मैं बात करूंगा, इनके बीच में अगर बात करेंगे तो बीच में इनके जो चीज है वो क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है इनके बीच में, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो ये पायरोल रिंग्स होंगी आपस के अंदर, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके किसका निर्माण करेगी? अल्टीमेटली पोरफायरिन रिंग का। बॉन्डिंग करके किसका निर्माण करेगी? पोरफायरिन रिंग का, ओके ना। पोरफायरिन उस तरीके से कोई रिंग नहीं होती, लेकिन जो पायरोल रिंग्स हैं उन्हीं के बीच में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और वो निर्माण कर लेती है पोरफायरिन रिंग का, पोरफायरिन वलय का। जबकि आपकी पायरोल है वो ऑलरेडी रिंग है, उसकी किस तरीके से शेप होगी? वही नाइट्रोजन, और ये यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने पढ़ी थी वो कौन सी? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा के बारे में पढ़ा था ना, बस वही वाला कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन है, वहां पे ऑक्सीजन था, ठीक है। वो भी पेंटोज था, ये भी पेंटोज है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। पेंटोज 5 कार्बन वाले को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है एक और 4 कार्बन है, तो इसको पेंटोज तो डेफिनेटली नहीं बोला जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपस में दूसरे से बॉन्ड बना लेंगी और बॉन्ड बना करके किसका निर्माण करेगी? पोरफायरिन रिंग का। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूंगा तो जो आपके, अगर आगे इसके बारे में स्टडी करें तो क्या हो गया? हमें इतनी बातें समझ में आ गई कि ये 1 2 3 और 4 ये पायरोल रिंग्स आपस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है। इनके बीच के अंदर कौन पाया जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाएगा। अब जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वो वाली चीज होगी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये आपस में बॉन्डिंग कर रखी होंगी, है ना। इनके बॉन्डिंग करने से किसका निर्माण हो गया? पायरोल रिंग, सॉरी पोरफायरिन रिंग का। और नाइट्रोजन जो है वो खुद अपने आप में यहाँ किसका हिस्सा है? एक पायरोल रिंग का। क्लियर?
ओके, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्लोरोफिल आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे तो इतना जो हिस्सा हो गया वो आपका कौन सा रह गया, पोरफायरिन रिंग। इसको इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, पोरफायरिन हेड। लेकिन जो आपके एक जो रिंग होगी, चौथी आपकी जो रिंग होगी पायरोल रिंग, उसके साथ एक और हिस्सा जुड़ा हुआ रहेगा जिसके अंदर बहुत सारे लंबे कार्बन की चेन होगी। देखिए कार्बन कार्बन, ठीक है ना, ये लंबे कार्बन की चेन होगी, इसको क्या बोल दिया गया, फाइटोल टेल। इसको क्या बोल दिया गया, फाइटोल टेल, यानी फाइटोल पूछ पूछ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है एक चीजें। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है आपके क्लोरोफिल ए की, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो है आपके क्लोरोफिल बी की। इसको छोड़ना, अभी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस डायग्राम में कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या है। केवल और केवल इस चीज का डिफरेंस है, उनके अलावा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या चीज है, जो सेकंड पायरोल रिंग है उसके तीसरे कार्बन पे, सेकंड कार्बन जो सॉरी आपके पायरोल रिंग है उस सेकंड पायरोल रिंग के तीसरे कार्बन पे आपके क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप पाया जाता है, जबकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप CHO पाया जाता है। क्लियर है, ये आपके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस है। बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर सेम है, वही पोरफायरिन हेड है, वही फाइटोल टेल है, सारी चीजें सेम है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये इनके स्ट्रक्चर होगी, लेकिन अंदर किस तरीके से पाया जाता है प्लांट के, इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगी। ओके, तो ये आपके सामने हो गया क्लोरोफिल के बारे में कुछ बातें। आगे थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। तो क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से हम जानते हैं, हमने देख भी लिया। फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वही कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीशियम के 1। नाइट्रोजन मैग्नीशियम और कार्बन एक जितने रहेंगे, चेंजेस किसमें आ जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंजेस आ जाएंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर मेथिल ग्रुप था CH3, इसके अंदर वो ग्रुप था CHO। अब देख लीजिए किसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ 5 ऑक्सीजन थे, इसमें मेथिल ग्रुप है। रट्टा नहीं मारना है इस चीज का आपको, इनका फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला का रट्टा कभी नहीं मारना। फॉर्मूला का रट्टा मारोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी हमेशा आप लोगों को। आप लोग तो बस ये ध्यान रखें ना, क्लोरोफिल ए के अंदर मेथिल ग्रुप पाया जाएगा, दूसरे के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा। अब कभी भी आपके सामने ऑप्शन आ जाए, आप कंपेयर करके देख लेना, 55, 4 और Mg तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। बीच वालों में डिफरेंस रखता है, क्लोरोफिल ए में CH3 पाया जा रहा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देना, ठीक है। इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन कमी आ जाएगी। यहाँ देख लीजिए, इसमें 72 हाइड्रोजन है, इसमें 17 हाइड्रोजन है। देख लीजिए यहाँ क्या है, एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस वाले में क्या है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके कारण बढ़ गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 कम हो गए, बस बात खत्म। इतना तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, जो मैग्नीशियम है वो पोरफायरिन हेड वाला हिस्सा बन गया, जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना, जो क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, जल में घुलनशील। यानी एक जो आपके क्लोरोप्लास्ट है उसका आगे वाला हिस्सा जो है ये पोरफायरिन हेड, वो तो जल में घुलनशील है, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा हो गया फाइटोल टेल, वो आपके लिपोफिलिक है, वो लिपिड में घुलनशील है, वो आपके जल में घुलनशील नहीं होगी। इसीलिए मैंने इस बात पे इतना फोकस किया था कि जो आपके आपके थाइलेकोइड हो गई, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन अल्टरनेट लेयर होती है, एक प्रोटीन लेयर और एक दूसरी कौन सी आपकी, लिपिड लेयर। प्रोटीन लेयर के अंदर कौन सा रहेगा, आपके हाइड्रोफिलिक भाग, और लिपिड भाग कौन सा रहेगा, आपके फाइटोल टेल के अंदर। सॉरी, फाइटोल टेल कौन से भाग में रहेंगी, लिपिड भाग के अंदर। क्योंकि जो थाइलेकोइड होंगी, ग्रेना होंगी, उनकी मेम्ब्रेन में तो अल्टीमेटली क्लोरोफिल पाया जाएगा, और वो क्लोरोफिल वहां पे क्यों पाया जाएगा, जब वहां पे वो घुलनशील होगा या वहां पे वो स्टेबल रह सके, ठीक है ना। आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, द टू क्लोरोफिल डिफर बिकॉज इन क्लोरोफिल, ये मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड ग्रुप और मेथिल ग्रुप वाली बात पायरोल रिंग के सेकंड पार्ट पे। फोर्थ जो आपकी पायरोल रिंग होगी उसके ऊपर ये फाइटोल टेल पाई जाती है, इसका भी ध्यान रखना। बाद में क्या बोल दिया गया, क्लोरोफिल इज फॉर्म फ्रॉम, अगर अब अपने बात करेंगे, ठीक है, प्रीकर्सरस के बारे में बात करेंगे क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल का प्रीकर्सर कौन हो गया, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, व्हाट इज प्रीकर्सर। वैसे तो शायद बता चुका हूँ, याद आ रहा है मुझे, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ कि प्रीकर्सर क्या चीज हो गई, कोई भी केमिकल बनने वाला है, जैसे आपके ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी हो गया, वो बनने वाला है तो उससे जस्ट पहले जिस फॉर्म में है वो, उस फॉर्म को हमने बोल दिया प्रीकर्सर, ठीक है। प्रीकर्सर उससे पहले वाली फॉर्म, जिस फॉर्म में, मान लीजिए जैसे यहाँ क्लोरोफिल बनने वाला है, तो क्लोरोफिल किससे बनेगा, जिस कंपाउंड से बनेगा उस कंपाउंड को बोल दिया हमने प्रीकर्सर, उससे पहली फॉर्म, ठीक है। अगर क्लोरोफॉर्म के प्रीकर्सर के बारे में बात करें तो कौन हो गया, प्रोटोक्लोरोफिल। कौन हो गया, प्रोटोक्लोरोफिल। लेकिन रीसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग प्रोटोक्लोरोफिल है जो भी प्रीकर्सर नहीं है, प्रोटोक्लोरोफिल एक और केमिकल में चेंज होता है, और वो केमिकल चेंज होता है बाद में क्लोरोफिल में।
तो प्रीकर्सर तो ये कहता है ना, जो क्लोरोफिल बनने से जस्ट पहले वाली जो स्टेज है उसको हमने प्रीकर्सर कंसिडर किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, प्रोटोक्लोरोफिल जो है वो प्रोटोक्लोरोफिलिडी के अंदर चेंज होगा, और वो यहाँ पे शायद ये ना गलत हो गया, ठीक है, ये यहाँ गलत टाइपिंग है, ये प्रोटोक्लोरोफिल नहीं होता, प्रोटोक्लोरोफिलिडी होता है, ध्यान रखना, ठीक है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। जो पीडीएफ दूंगा पीडीएफ में मैं चेंज कर दूंगा। एक काम करना, मैं भूल जाता हूँ कई बार, आप लोग व्हाट्सअप कर देना मुझे क्लास खत्म होते ही इसके बारे में कि सर टाइपिंग जो पीडीएफ है उसमें कुछ करेक्शन करना है, मैं करेक्शन करके दे दूंगा, अदरवाइज वैसी की वैसी ही आ जाएगी, भूल जाता हूँ ना, क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद में। हाँ जी, प्लीज कर देना ना, एक कोई भी आप में से एक कर देना, याद आ जाएगा, बस एक हिंट के लिए। तो यहाँ प्रोटोक्लोरोफिल नहीं होगा, ये प्रोटोक्लोरोफिलिडी होता है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, प्रोटोक्लोरोफिलिडी, ठीक है, डी वाई, ये यहाँ पे प्रोटोक्लोरोफिलिडी होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, एक्चुअली में क्या है कि बहुत ज्यादा टाइप करने वाला काम हो जाता है ना, हो जाती है ऐसी गलतियां कई बार। हाँ जी, तो यहाँ देखिए प्रोटोक्लोरोफिल जो होगा वो प्रोटोक्लोरोफिलिडी में चेंज होगा, प्रोटोक्लोरोफिलिडी टेक्निकली फिर इसका क्या हो गया, प्रीकर्सर। प्रोटोक्लोरोफिलिडी जो होगा वो क्लोरोफिल ए में चेंज होगा, और क्लोरोफिल ए से क्या बनेगा, क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी से बाद में क्या बनेगा, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये सारी चीजें उससे बनेगी। क्लियर है ना, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी, तो होपफुली क्लोरोफिल के बारे में आपको काफी अब जानकारी हो गई। उसके बाद में बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो बात करेंगे जब इनके बारे में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में, तो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू ग्रीन माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपके ग्रीन ब्लैक माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड है, कुछ बताने वाला नहीं। फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम जानते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल है, तो सोल्यूबल किसके अंदर होगा, एथिल एल्कोहल या फिर इसी तरीके के कुछ जो आपके फैटी एसिड टाइप मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर वसा में घुलनशील होगा, ठीक है। अगर बात करेंगे जब मैं क्लोरोफिल ए को एथिल एल्कोहल में डिसोल्व करूंगा तो वो कैसा कलर देगा, ब्लू ग्रीन टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा। उसी तरीके से इसको डिसोल्व किया गया एथिल एल्कोहल में तो ये येलो ग्रीन टाइप का सॉल्यूशन देगा, येलो ग्रीन टाइप का विलियन देगा। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, इट्स अकरेंस इज यूनिवर्सल इन ग्रीन प्लांट। जो क्लोरोफिल ए होगा वो तो हरे पौधे में 100% पाया ही जाएगा, हरे पौधों में 100% पाया ही जाएगा, जबकि क्लोरोफिल बी होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो केवल हायर प्लांट्स में और कुछ ग्रीन एल्गी में ही पाया जाएगा, ठीक है ना, सब में नहीं पाया जाता। अगर बात, लेकिन क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल है, ध्यान रखना। क्लोरोफिल सी, डी, ई और बाद में आपके कौन से हो गए, बैक्टीरिया विरिडी और बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो है वो भी जरूरी नहीं है कि सब में पाए जाएं, वो किसी स्पीशीज में पाए जाएंगे, किसी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लोरोफिल ए तो सब में पाया ही जाएगा, जिसको आप प्लांट बोल सकते हो या जिसको आप फ्लोरा बोल सकते हो, उनके अंदर क्लोरोफिल ए हर हाल में पाया जाएगा। बाद में बात करते हैं, तो आप ये CH3 और मेथिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप वाली बात समझ चुके हो, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझा दिया। इसके बारे में बात करेंगे, जो क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ब्लू लाइट में 410 नैनोमीटर से सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, और रेड लाइट में 660 नैनोमीटर में सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्व करेगा। जबकि क्लोरोफिल बी जो होगा वो 452 नैनोमीटर ब्लू लाइट में और 642 नैनोमीटर रेड लाइट में। ये बात यहाँ पे ज्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि आगे कवर करने वाले हैं अपने, इसको वहां समझ लोगे आप। यहाँ अगर बात करेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, जो क्लोरोफिल ए होगा वो खुद काम में लेगा, फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व कौन होगा, केवल क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, आपके बैक्टीरिया क्लोरोफिल, बैक्टीरिया विरिडी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सहायक हो जाएंगे, इसको हेल्प करने वाले हो जाएंगे। ये जो भी सनलाइट को एब्जॉर्व करेंगे वो सनलाइट को अपने काम में नहीं लेंगे, वो सनलाइट को ट्रांसफर कर देंगे किसे, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए ही होगा जो उस सनलाइट को यूज करेगा किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी कोई भी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए के अलावा कोई भी क्लोरोफिल जो भी लाइट को एब्जॉर्व करेगा वो लाइट खुद नहीं रखेगा, किसे ट्रांसफर कर देगा, क्लोरोफिल ए को। ओके, बात करते हैं आगे। आगे क्या बोल दिया गया, कैरोटिनॉइड्स। अब हमने क्या पढ़ा था, 3 पिगमेंट्स थे जो काम आ रहे थे फोटोसिंथेसिस में, कौन कौन से, एक तो क्लोरोफिल हो गया, एक कैरोटिनॉइड्स हो गया, एक फाइकोबिलिन हो गया। क्लोरोफिल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कैरोटिनॉइड्स के बारे में, और थोड़ा उसके बाद में पढ़ लेंगे फाइकोबिलिन्स के बारे में। अब देखिए क्या बोला गया कैरोटिनॉइड्स के बारे में। आज के लेक्चर में फोटोसिंथेसिस तो मेरे ख्याल से आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, उसके एंड पॉइंट पे ले जाके छोड़ देंगे जहां से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन ये बेस कवर करना हमें जरूरी है, अगर हमारा बेस अच्छा तैयार नहीं हुआ, नींव अच्छी नहीं भरी गई, तो बाद के अंदर मकान अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपने इन चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझा तो फोटोसिंथेसिस आपको कभी समझ में नहीं आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इजी भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि 100% कंसेप्चुअल है, कहीं पे कोई और चीज है ही नहीं, कंसेप्ट है हर जगह, रट्टे वाली चीजें उसमें है ही नहीं। क्लियर ना। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि सारा ही कंसेप्चुअल है और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है।
जो इसकी पावर है वो इसकी कमजोरी है। हाँ जी, देखिए दूसरा उसके बारे में क्या बात की गई, कैरोटिनॉइड्स के बारे में। कैरोटिनॉइड्स जो होंगे उनको येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट बोला जा सकता है। कैसा कलर प्रोड्यूस करते हैं ये, पीला अथवा नारंगी। उसके बाद में बात कर ली गई तो कैरोटिनॉइड्स जो है वो एक ऐसी टर्म है जो दो अलग अलग पिगमेंट्स को एक साथ डिस्क्राइब करती है। वो कौन कौन से हो गए, कैरोटिन और जेंथोफिल। कैरोटिन और जेंथोफिल को एक साथ कैरोटिनॉइड्स बोला जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूंगा कैरोटीन की, तो कैरोटीन क्या हो गया, मैंने एक दिन आपको जब एनिमल हस्बेंड्री करवाई थी या फिर कहीं पे, पता नहीं मुझे खुद को याद नहीं मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये पूछा था कि गाय का दूध स्लाइटली येलो होता है जबकि आपके भैंस का दूध होता है वो पूरी तरीके से सफेद रहता है। तो भैंस के दूध में क्या था, जो आपके कैरोटीन था वो कैरोटीन ट्रांसफर हो चुका है, किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, विटामिन ए के अंदर। जबकि गाय के दूध के अंदर कैरोटीन अभी भी कैरोटीन फेज में ही पड़ा है। जब आप उसे कंज्यूम कर लेंगे, कंज्यूम करने के बाद में आपके शरीर में जाकर के कैरोटीन आपके कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। और ये भी बताया था जो कैरोटीन होगा वो क्या होगा, प्रीकर्सर होगा किसका, विटामिन ए का। कैरोटीन किसका प्रीकर्सर है, विटामिन ए का। प्रीकर्सर क्या है आप जानते हो, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बात करेंगे। ये क्या हो गया, कैरोटीन आर हाइड्रोकार्बन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C40H56। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका ध्यान होना चाहिए आपको, ये याद रखना मुश्किल नहीं है कैरोटीन का, जेंथोफिल का। लेकिन उसके अंदर जो इससे पहले हम क्लोरोफिल ए और बी वाले पढ़ के आए हैं उनके अंदर स्लाइटली कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी, ठीक है ना, क्योंकि उनमें क्या फर्क है, हल्का सा तो फर्क है ना उनमें, दोनों ही चीजें हैं और दोनों में हल्का सा फर्क है। तो उस हल्के से फर्क को आप याद करोगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी दिन आपको थोड़ा सा आप भूल जाओगे उस चीज को। लेकिन आपने उनका कंसेप्ट समझ लिया कि एक में CH3 ग्रुप पाया जाएगा, एक में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, तो अब आपको इसको रट्टा मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ काम करता है कंसेप्ट, ध्यान रखना। कंसेप्ट कभी आपको चीजें याद नहीं करवाता, लेकिन वो चीजों को याद रखना आसान बना देता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल दिया गया, ऑरेंज येलो पिगमेंट। जो ऑरेंज येलो, ये जो आपके कैरोटीन हो गया वो कैसा पिगमेंट है, ऑरेंज येलो पिगमेंट है। किसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, रूट्स के अंदर पाया जाता है, किसकी, सॉरी कैरेट्स के अंदर पाया जाता है। और कैरेट्स के अंदर पाए जाने के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, कैरोटीन, ठीक है ना। दो पिगमेंट पाए जाते हैं कैरेट के अंदर। अगर बाहर वाले हिस्से की बात करेंगे तो वो थोड़ा रेड कलर का होता है। कौन सा पिगमेंट काम करेगा वहां पे, एंथोसाइनिन। अब मैं वर्ड तो यूज कर रहा हूँ एंथोसाइनिन, लेकिन एंथोसाइनिन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता अपनी, इसको भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, जो कैरेट के अंदर वाला हिस्सा रहेगा, ये चीज भी मुझे याद है, मैंने शायद आपको बताई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि गाजर का रंग कैसा होगा, तो आपने कहा था जी लाल होता है। फिर मैंने पूछा था कि क्या सारी लाल होती है, फिर आपने कहा कि अंदर से जो डंठल रहता है वो लाल रंग का नहीं होता, ठीक है, वो स्लाइटली येलोइश होता है। तो जो अंदर जो डंठल सा रहता है उसके अंदर कौन सा आपके पिगमेंट पाया जाएगा, कैरोटीन, जो क्या कलर बनाएगा उसका, येलो। और कैरोटीन जो है उसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी होगी, बीटा कैरोटीन, जो क्या है प्रीकर्सर है किस चीज का, विटामिन ए का। क्लियर, होपफुली ये चीज भी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं जेंथोफिल के बारे में। तो जेंथोफिल को कैरोटीनोल्स भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना, कैरोटीनोल्स। अगर बात करेंगे तो ये इनसे किस तरीके से डिफरेंट होगी, जेंथोफिल और आपके कैरोटीन में डिफरेंस क्या आ गया कि इसके अंदर दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, अधिक पाए जाते हैं, इसके अंदर नहीं पाए जाते। बस आप इस चीज को कंसिडर करके देखिए ना, आपको सारी चीजें आसान हो जाएगी। इसके अंदर C40H56O2, इसके अंदर C40H56, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, अब इन कैरोटिनोइड्स का रोल क्या है प्लांट के अंदर। कैरोटिनोइड्स का रोल है ये कुछ लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, लेकिन एब्जॉर्व करके क्या करेंगे, खुद काम में लेंगे क्या उसको, खुद काम में कभी नहीं लेंगे। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में जितने भी पिगमेंट्स है, जितने भी, वो चाहे क्लोरोफिल बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कैरोटिनोइड्स हो या फिर फाइकोबिलिन हो, कोई खुद काम में नहीं लेगा। सारे के सारे ट्रांसफर कर देंगे किस चीज को, क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल को। क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल है जो यूं मान लो इन सबका लीडर है, ठीक है ना, वही सारा काम करेगा, इनको केवल असिस्टेंट रखा हुआ है उसने। आगे बात करते हैं इसके बारे में, क्या बोल दिया गया, दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटो, एक सेकंड रुकना है, कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो ये जो होंगे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किस चीज के अंदर, फोटोडायनेमिक डैमेज के अंदर। जो आपके क्लोरोफिल हो जाएगा या फिर क्लोरोप्लास्ट जो हो जाएगा, उसके अंदर जो भी डैमेजेस आएंगे उन डैमेज को दूर करने में क्या करेगा, ये अपना एक्टिव रोल प्ले करेगा। अगर आपके क्या हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो गया, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है या और जो आपका पिगमेंट है वो डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से सारी की सारी प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी इनका एक अलग से रोल रहेगा। वैसे तो अपने पिगमेंट जहां भी वर्ड आ गया हम यही समझेंगे कि लाइट को अब्जॉर्व करने का काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ कैरोटिनॉइड्स का ये वाला फंक्शन भी रहता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। उसके बाद में तीसरा और लास्ट अपना कौन सा आ गया, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, ये आ गया हमारा फाइकोबिलिन।
एक बार फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल उन पिगमेंट्स को पढ़ रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है। सारे के सारे पिगमेंट नहीं पढ़ रहे। कभी जिंदगी में इस तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना कि पिगमेंट तो 3 ही तरीके के होते हैं। पिगमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ केवल उनको पढ़ रहे हैं जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे, ठीक है। फाइकोबिलिन के बारे में बात करूं तो क्या हो गया, आपका रेड और ब्लू पिगमेंट रहता है ये। उसके बाद में बोल दिया गया किस में पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इसके अंदर और क्लोरोफिल के अंदर बहुत समानताएं होती हैं। वो समानताएं क्या है, इनके अंदर भी 4 पायरोल रिंग पाई जाएंगी। इनके अंदर भी 4 पायरोल रिंग पाई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। टेट्रा पायरोल रिंग। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा था, ये चारों पायरोल रिंग आपस में मिलके किसका निर्माण कर रही थी, वो सारे के सारे आपस में मिलके निर्माण कर रही थी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा पोरफायरिन रिंग का। लेकिन यहाँ पे कोई पोरफायरिन रिंग नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये एक स्ट्रेट चेन के रूप में पाए जाएंगी, क्या, चारों की चारों पायरोल रिंग, ठीक है। वहां उसमें मैग्नीशियम आयन पाया जा रहा था, इसमें मैग्नीशियम आयन नहीं पाया जा रहा। क्योंकि उसमें मैग्नीशियम पाया जा रहा था, वो चारों की चारों पायरोल रिंग्स जो थी उनको जोड़ के रख रहा था, और वो सारी की सारी पायरोल रिंग्स आपस के अंदर लिंक होकर के पोरफायरिन रिंग का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पे कोई पोरफायरिन रिंग नहीं बनेगी, इसके अंदर स्ट्रेट चेन के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पूछ ले अगर कि टेट्रापायरोल रिंग किसके अंदर पाई जाएगी, और ऑप्शन के अंदर आपको दे दे फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अबोव, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है इस चीज में, क्लियर ना। हाँ जी, आगे देखिए क्या बोल दिया गया, ये भी जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। ये बात तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इसमें तो अब डिस्कस करने लायक मेरे ख्याल से कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हमने जब बोल ही दिया कि क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, वो सब के सब लाइट जो एब्जॉर्ब की है वो क्लोरोफिल ए को ही ट्रांसफर करेंगे। ये इनका लीडर, ठीक है। बाद में क्या बोल दिया गया, फाइकोबिलिन के अंदर भी जो रेड पिगमेंट होगा उस पिगमेंट को हमने बोल दिया फाइगोइरिथ्रिन, और ब्लू पिगमेंट को हमने बोल दिया फाइकोसाइनिन। रेड पिगमेंट किसके अंदर पाया जाएगा, रेड एल्गी के अंदर, और ब्लू पिगमेंट किसमें पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ये बात हम पहले से जानते हैं। वाटर सोल्यूबल है, ये चीज पहले से हमने डिस्कस कर रखी है। कौन कौन से आपके जो कैरोटिन, आपके जो क्लोरोफिल है और आपके कैरोटिनोइड्स है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, उनको हमें डिसोल्व करना पड़ेगा किसी फैट में, जबकि ये आपका जो है वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके जो ग्रीन कलर होगा उस ग्रीन कलर को मास्क कर देगा, किसकी तरह, एंथोसाइनिन की तरह। अगर एंथोसाइनिन के बारे में मैं बोलूं तो एंथोसाइनिन कलर को थोड़ा रेड या फिर पर्पल बना देता है, रेड या फिर पर्पल बना देता है, ध्यान रखना। लेकिन एंथोसाइनिन को अपने यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एंथोसाइनिन जो है वो आपके क्या है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं है। लेकिन एंथोसाइनिन के बारे में एक और बता देता हूँ आपको कि एंथोसाइनिन भी वाटर सोल्यूबल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपने इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि किस स्पीशीज के अंदर कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, या फिर यूं बोलूंगा किस स्पीशीज के अंदर कौन से टाइप का पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करता हूँ मैं क्लोरोफिल ए के बारे में, तो क्लोरोफिल ए सभी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के, ध्यान रखना। बैक्टीरिया को छोड़ के जो भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनके अंदर पाया जाएगा यूनिवर्सली क्लोरोफिल ए। ये होगा ही होगा, बाकी होना हो लेकिन ये होगा ही होगा, क्लियर है ना। क्लोरोफिल बी की बात करूंगा तो ये हायर प्लांट्स में पाया जाएगा और ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा केवल। बाकी क्लोरोफिल सी, डी और ये जितने भी है वो सारे के सारे क्या होंगे, इनमें मैग्नीशियम आयन नहीं होगा, ध्यान रखना एक चीज। उसके बाद में ये सारे के सारे सहायक है किसके, क्लोरोफिल ए के। क्लोरोफिल सी किस में पाया जाएगा, डाइटम्स एंड ब्राउन एल्गी, ये आपके रेड एल्गी में, ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर। कैरोटीनोइड्स की अगर बात करूंगा तो कैरोटीन हो गया अल्फा और बीटा, वो हायर प्लांट और एल्गी में, जेंथोफिल भी इसके अंदर, इसी तरीके से ये भी अलग अलग टाइप के कैरोटीनोइड्स हैं, इनके अंदर पाए जाएंगे। फाइकोबिलिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी में, फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में, और एलो फाइकोसाइनिन आपके ब्लू ग्रीन और रेड ग्रीन एल्गी दोनों में, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं अपने किसके बारे में, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट में इनकी लोकेशन कौन सी होगी। वैसे तो हमने ये चीज जान लिया कि इनकी लोकेशन कौन सी होगी, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट के अंदर इनकी लोकेशन होगी। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं वो लोकेटेड कहाँ रहते हैं, ग्रेना में। किस चीज के, क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेना क्या होता है हमें पता है, थाइलेकोइड डिस्क लाइक शेप, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहेगी, उसको हमने बोल दिया आपके ग्रेना। आगे बात करेंगे तो ग्रेना के अंदर भी किसके अंदर, जो थाइलेकोइड है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर ग्रेना लेमेला की मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये सारी चीजों से हम परिचित हैं, यहाँ पे ग्रेना लेमेला क्या चीज है, ग्रेना क्या चीज है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन क्या चीज है, सारी एक ही चीजें हैं वैसे देखा जाए तो टेक्निकली, ठीक है ना। आगे क्या बोल दिया गया, मेम्ब्रेन जो होगी थाइलेकोइड की वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से, हम ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। या फिर किन से, इन दोनों चीजों से।
अब बात करेंगे, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन के अंदर ही पाया जा रहा है क्या चीज, आपकी क्लोरोफिल, तो उनके अंदर अब क्लोरोफिल का जो हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड यानी पोरफायरिन जो वलय होगी, पोरफायरिन रिंग वाला हिस्सा, ठीक है, वो जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, प्रोटीन लेयर के अंदर। जबकि आपके जो लिपोफिलिक टेल होगी उसके अंदर आपके कौन सा हिस्सा पाया जाएगा, फाइटोन टेल वाला हिस्सा पाया जाएगा, किसके अंदर, लिपिड लेयर के अंदर। ये बात भी अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे जो पिगमेंट्स होंगे, दूसरे पिगमेंट्स जैसे कौन से, आपके कैरोटिनोइड्स या फिर आपके फाइकोबिलिन्स, वो भी इसी के साथ पाए जाएंगे, किसके साथ, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ। कहाँ पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन पे, किसकी मेम्ब्रेन पे, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, ग्रेना लेमेला की मेम्ब्रेन पे। होपफुली सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है आपकी। आगे बात करते हैं। आगे अब बात करते हैं लाइट के बारे में। क्या पढ़ लिया हमने अभी तक, फोटोसिंथेसिस की बेसिक डिटेल्स ले ली, उसके बाद में हमने देख लिया कि प्लांट के अंदर कौन सी चीजें जो लाइट को एब्जॉर्व करेगी, वो हमने देख लिया। अब बात करेंगे इसके अंदर की कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करेंगे। लाइट भी तो बहुत अलग अलग तरीके की होगी ना। तो चीफ सोर्स के बारे में जब मैंने बात की, प्लांट्स के लिए लाइट के चीफ सोर्स के, फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट एनर्जी काम में आ रही है, उसके चीफ सोर्स के बारे में जब मैंने बात की, तो वो कौन सी होगी, सन। इसका क्या मतलब है, क्या मैं बंद कमरे के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से लाइट्स प्रोवाइड करवा के एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करवा सकता हूँ क्या, आंसर होगा डेफिनेटली मैं करवा सकता हूँ। प्लांट को सिर्फ लाइट चाहिए, उसे ये नहीं मतलब कि वो आर्टिफिशियल है, सनलाइट है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे केवल लाइट चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, उसे केवल लाइट चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास जितनी भी एनर्जी है उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है, सन ही है, उसका फाइनली अल्टीमेट सोर्स सूरज ही है। सूरज से जो एनर्जी आ रही है उसी को हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज करते हुए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, आपके जो ये थर्मल प्लांट चलते हैं जिनके अंदर ये कोयला वोयला जलाते हैं, तो वो जलाने के लिए कोयला आया कहाँ से भाई, वो कोयला तभी आया ना जब प्लांट्स बने, और प्लांट्स का क्या हुआ, दहन हुआ। एक तरीके से वो कोयला तभी बना है। कोयले को आप जला रहे हो, कैसे जला रहे हो, आपके फ्यूल की हेल्प से, किसी और चीज की हेल्प से आप जला रहे हो। वो सारी चीजें कहाँ से आ रही है, वो सारी चीजें आ रही है अल्टीमेटली प्लांट से। और प्लांट कहाँ से आ रही है, सूर्य के प्रकाश से। तो अल्टीमेटली जो सारी की सारी एनर्जी का सोर्स है इंडिया पे, या सॉरी आपके पूरे के पूरे अर्थ पे, वो कौन है, सूरज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए बोल दिया गया कि चीफ सोर्स जो है फोटोसिंथेसिस का वो सन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बंद कमरे में आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करवा के फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकते, आप डेफिनेटली करवा सकते हो, ठीक है। और सवाल ये उठता है कि इस तरीके से मैं करवाऊंगा क्यों, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए करवाता हूँ मैं इस तरीके से, अदरवाइज कभी नहीं करवाऊंगा। हाँ जी, आगे क्या बोला गया, सोलर रेडिएशन जो होगी या फिर सोलर एनर्जी जो होगी, वो पास करती है, वो गुजरती रहती है कहाँ से, स्पेस से, अंतरिक्ष में गुजरती रहती है। सूरज से निकलेगी, अंतरिक्ष से गुजरती हुई कहाँ पहुंचेगी, धरती पे। किस फॉर्म में पहुंचेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचेगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अलग अलग लाइट की या फिर अलग अलग टाइप की जो रेडिएशन होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। कितनी होगी, ये सारी बातें हम देख चुके हैं पहले ही। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो इसके अंदर कौन कौन सी रेज होती है, मोस्टली गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज और इंफ्रारेड, ठीक है। जो इनकी वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ 280 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहती है जनरली। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी रेंज में रहेगी, इससे कम और इससे ज्यादा भी रहती है, लेकिन अपने जो जनरली स्टडी करते हैं वो इसी रेंज में करते हैं। 1000 नैनोमीटर पे आकर के इंफ्रारेड रेडिएशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद में माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो आपके वेव्स आ जाएंगे, उनको अपने यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है ना। अगर बात करूंगा मैं इस डायग्राम में बात करेंगे अपने, तो देखिए क्या सबसे यहाँ दे दिया गया, रेडियो वेव्स, उसके बाद में माइक्रोवेव्स, उसके बाद में इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। इस तरफ मैं जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इनकी वेवलेंथ देखिए, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ वेवलेंथ कम होती हुई घटती घटती यहाँ वेवलेंथ आकर के क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ आकर के कम हो गई, वेवलेंथ इनकी कम हो गई, यानी इनकी उछल कूद करने की स्पीड, यानी यूं मान लो कि एक जो लाइट है, इसको मैं बीच में एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स को अगर आना है तो कैसे आएगी रेडियो वेव्स, यहाँ आई, इस किनारे को टच किया, फिर से नीचे गई, इस किनारे को टच किया, फिर से ऊपर गई, इस किनारे को टच किया, फिर से ऊपर गई, इस किनारे को टच किया, ठीक है। उछल कूद ज्यादा नहीं कर सकती, जितना भी दौड़ेगी उतना दौड़ने से भी इसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सारे हिस्से को टच करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस चीज है कि इसको उछल कूद कम होगी इसकी अपने आप, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया, इसका भागदौड़ का एरिया बढ़ गया, इसलिए ये कम उछल कूद कर रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूंगा गामा रेस के बारे में, तो गामा रेस को क्या है, बस ये इस तरीके से आएगी, वो इसका एरिया कम है इसलिए उछल कूद ज्यादा कर रही है। और जो उछल कूद ज्यादा कर रहा होगा, एक एक्टिव बच्चा ज्यादा उछल कूद करता है या फिर एक पैसिव बच्चा ज्यादा उछल कूद करता है, ऑब्वियस है जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है वो ज्यादा उछल कूद करेगा। तो जिसकी वेवलेंथ कम हो गई उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, इस चीज को भी ध्यान रख लेना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर।
उसके बाद में बात कर ली गई अपनी कि जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये सारी की सारी प्लांट के द्वारा यूज नहीं की जाती। इसी तरीके से आपके अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज ये भी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती। कौन सी यूज ली जाती है? केवल और केवल केवल और केवल विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश जो होगा उसे ही प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। दृश्य प्रकाश को अपने विबज्योर या विबग्योर जो भी आप बोलते हो उससे प्रदर्शित किया जाता है। कलर इसका यही रहेगा, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है ना। जब मैं इस तरफ जाने की कोशिश करूंगा तो इस टाइम क्या हो रहा है, इनकी वेवलेंथ कम होती जा रही है। ध्यान रखना, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी, इंडिगो की होगी, सॉरी वोयलेट की होगी या फिर रेड की होगी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं ध्यान रखना एग्जैक्ट कितनी होगी, अंदाजे से ध्यान रखना है कि कितनी होगी। अब बात करते हैं इनकी अलग अलग वेवलेंथ के बारे में। अगर मैं एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज की बात करूंगा तो उनकी वेवलेंथ क्या हो गई, 280 नैनोमीटर से कम। 280 नैनोमीटर से कम। अगर मैं बात करूंगा अल्ट्रावायलेट रेज की तो इनकी 280 से 310 नैनोमीटर हो गई। उसके बाद में जब विजिबल लाइट्स के बारे में बात की जाएगी तो विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ कितनी होती है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में। अब हो सकता है कि इसके अंदर आपको हल्का सा वेरिएशन मिले, किसी दूसरी बुक में वहां पे लिखा हो 390 से लेकर के 710। ठीक है, हो सकता है किसी में लिखा हो 392 से लेकर के 712। तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केवल बस इतना ध्यान रखो 400 से लेकर के 700। और जब भी कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में इनके सबसे पास वाली जो वैल्यू हो उसको कंसिडर कर लेना। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं देखना आपको, इसको आइडिया ध्यान रखना है 400 से 700 बस। ओके, क्लियर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है उसके बाद में कौन सी चीज दी गई है। बाद में क्या दिया गया है, नैनोमीटर। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁹। अगर मैं इसी चीज को आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दूंगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होती है भाई, 10⁻10। तो एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, आपको इनको ध्यान रखना है। अगर मैं सेम ही चीज को जो 400 नैनोमीटर है उसको मेरे को बनाना है 400 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वो 400 नहीं रह जाएगा, वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग रह जाएगा। ठीक है। बाकी एक चीज चेक कर लेना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, लेकिन मेरे ख्याल से बढ़ेगा ही। ठीक है। माइनस नेगेटिव पार्ट जितना बढ़ता चला जाएगा, नीचे बट्टा उतना बढ़ता चला जाएगा, बटा बढ़ता चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से यही होगा। ओके। जितनी इनकी 10 डिक्रीज होती चली जाएगी, जैसे मैं इसी चीज को जो 400 नैनोमीटर है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ किस चीज में, माइक्रोन में व्यक्त कर रहा हूँ मैं अगर इस चीज को। ठीक है। तो माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁶। 10⁻⁶ है तो ये सेम ही चीज क्या हो जाएगी, 3 जीरो कम हो गए, 3 जीरो कम हो गए तो 0.4 रह जाएगा यही चीज। ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। इस टॉपिक में यही ध्यान रखने वाली चीज है कि पीछे इसने यूनिट कौन सी यूज कर रखी है, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कौन सी यूनिट कौन सी होगी, सारी चीजों को मैंने आपको पहले बता रखा है। हाँ जी। बात करते हैं 400 से लेकर के 510 नैनोमीटर तक ब्लू लाइट रहती है, उसके बाद में ग्रीन लाइट, उसके बाद में रेड लाइट। और ये सारी की सारी जो है वो विजिबल लाइट है, दृश्य किरणें हैं, इन्हें हम देख सकते हैं आंखों के द्वारा। यहाँ पे लिख दिया गया PAR। तो PAR का मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो विकिरण क्या होंगी, सक्रिय होंगी। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, इसका मतलब ये हो गया PAR का। उसके बाद में लिख दिया गया विब्योर। विब्योर या फिर विब्जोर, आप समझते हो, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद में आ गया आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन, ये भी अपने इस काम में नहीं आती। इंफ्रारेड रेडिएशन किस काम में आती है भाई, रिमोट वगैरह में जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। माइक्रोवेव्स आप समझते हो, रेडियो वेव्स आप समझते हो, ये सारी चीजें हो गई अपनी। उसके बाद में बात करते हैं इनके बारे में, जो अलग अलग यूनिट्स के बारे में मैंने बोला वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे मिली क्या हो गया, 10⁻⁻3, माइक्रोन 10⁻⁶, मिली माइक्रोन हो गया आपका 10⁻⁹ और नैनो भी आपका हो गया 10⁻⁹। क्योंकि यहाँ पे मिली और माइक्रोन दोनों आ गए तो मिली हो गया 10⁻³ और माइक्रोन हो गया 10⁻⁶, दोनों जुड़ करके इकट्ठे रूप में क्या बोल दिया जाएगा, 10⁻⁹। इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया गया, नैनोमीटर लिख दिया गया ना, तो नैनोमीटर ना लिख करके मैं यहाँ पे मिली माइक्रोन भी लिख सकता हूँ, mm। ठीक है, मिली माइक्रोन, या फिर लिख सकता हूँ मिली माइक्रोन। तो ध्यान रखना इस तरीके से इनको अलग अलग कर दिया जाता है, उसी में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। कोई भी एक याद रख लो और उस एक से कन्वर्ट करते रहो। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे उसके बारे में बात करेंगे। इसी लाइट से रिलेटेड कुछ एक बातें और रहेगी, उनको देखते हैं। तो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब करते हैं कौन से लाइट एनर्जी को, केवल उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जो विजिबल पार्ट होती है स्पेक्ट्रम का। विजिबल पार्ट कौन सी होती है, हम जानते हैं 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो पाई जा रही है, केवल वो विबज्योर। ठीक है ना।
अब क्या बोल दिया, सूरज से जितनी, मान लीजिए ये सन है और ये आपकी अर्थ है, सूरज से जितनी भी रोशनी निकलेगी या जितनी भी रेडिएशन निकलेगी, उस रेडिएशन का 100% एनर्जी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। कितनी, केवल 40% जो एनर्जी है वो ही अर्थ तक पहुंच पाएगी उसकी। ये 40% एनर्जी लगभग किसके बराबर होगी, 5 इंटू 10⁻20 किलो कैलोरीज के इक्वल, ठीक है ना। इतनी हमारे पास धरती पे एनर्जी आ रही है। तो बाकी 60% एनर्जी का क्या हो गया भाई, 60% एनर्जी में से कुछ एनर्जी को वातावरण के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया गया और कुछ एनर्जी रास्ते में खर्च हो गई, ठीक है ना। कुछ एनर्जी रास्ते में खर्च हो गई, अंतरिक्ष में फैल गई वो एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग पे प्रेशर देने वाली बातें आने वाली है, सुनना और समझना, कंफ्यूज मत होना, एक्टिवली सुनना। जो ये 40% एनर्जी आई है, उस 40% एनर्जी का केवल 1% काम में लिया जाएगा, किसके, फोटोसिंथेसिस में। अब मैं इन सारी चीजों को एक साथ रिलेट करके आपको बता देता हूं कि सूरज से जो 100% लाइट आती है, उस 100% लाइट नहीं, एनर्जी बोल देता हूं मैं यहाँ पे, सूरज से आने वाली 100% एनर्जी में से केवल 40% एनर्जी कहाँ पहुंच पाएगी, पृथ्वी पे पहुंच पाएगी। इस 40% एनर्जी का केवल 1% भाग, यानी 1% एनर्जी जो होगी वो किसके काम में आएगी, पूरी धरती पे फोटोसिंथेसिस के काम में आएगी। इस 1% एनर्जी में से 90% यूज कौन कर लेगा फोटोसिंथेसिस का, जो मैराइन एनिमल्स होंगे या फिर जो एक्वेटिक होंगे वो कर लेंगे। केवल 10% यूज करेंगे कौन, फोटोसिंथेसिस में, कौन, टेरेस्ट्राइल प्लांट्स, कौन, टेरेस्ट्राइल प्लांट्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, सारी चीजों को। 100% सूरज से एनर्जी आ रही है, उसमें से 40% अर्थ पे पहुंच रही है, 40% का केवल 1% जो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जा रहा है। इस 1% का 90% कौन, एक्वेटिक प्लांट्स यूज कर रहे हैं, और केवल 10% कौन यूज कर रहे हैं, टेरेस्ट्राइल प्लांट्स यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। ध्यान रखना इस चीज को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बातें आपस में जुड़ी हुई है, थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। ओके, आगे देखिए। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, उसके बाद में बोल दिया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, कि कौन से टाइप की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्व करेंगे। यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने आएंगे, एक आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा आएगा एक्टिव स्पेक्ट्रम। बात करते हैं दोनों के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय ए पर्टिकुलर पिगमेंट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पिगमेंट होगा, अब जरूरी नहीं वो क्लोरोफिल ए हो सकता है वो क्लोरोफिल बी हो, क्लोरोफिल सी हो, क्लोरोफिल डी, वोटेवर कोई सा भी हो, लेकिन अपने जनरली किसको कंसीडर करते हैं, केवल क्लोरोफिल ए को और केवल क्लोरोफिल बी को, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या बोल दिया गया कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, और जिसको एब्जॉर्व करेंगे उसको क्या बोल दिया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए क्या है, जो क्लोरोफिल होगा वो मैक्सिमम लाइट कौन सी लाइट में एब्जॉर्व करता है, वॉयलेट, ब्लू और रेड पार्ट में। जो स्पेक्ट्रम था ना उसमें क्या था, विबजोर, VIBGYOR, विबजोर। यहाँ आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ देखिए वॉयलेट, उसके बाद में थोड़ा सा इंडिगो, फिर उसके बाद में क्या ब्लू, फिर क्या ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये सारा का सारा विबजोर हो गया। अब क्या था, इसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या थी, 400 नैनोमीटर, और इसकी वेवलेंथ जो थी वो क्या होगी आपकी, 700 नैनोमीटर। तो उसी तरीके से बढ़ता हुआ सीक्वेंस है। बढ़ते हुए सीक्वेंस में जो ग्रीन कलर की जो इसमें ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। यानी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो क्या होगी आपकी, फोटोसिंथेसिस रेट। यहाँ पे अगर देखिए इस ग्राफ को अगर अपने स्टडी करेंगे तो यहाँ जो ये जो हिस्सा था, इस हिस्से पे 100% फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, 100% फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यानी कि इस जगह पे आकर के लिमिटेशन हो गया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर काम करने लग गया, सैचुरेशन आ गया, इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं, इससे ज्यादा लाइट एब्जॉर्व नहीं हो सकती, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, लाइट एब्जॉर्व नहीं हो सकती इससे ज्यादा, ठीक है। एक प्लांट जितनी लाइट एब्जॉर्व कर सकता था वो अपनी 100% लाइट एब्जॉर्व कर रहा है, कौन से स्टेज पे, जब वो कौन सी जगह पे हो, तकरीबन तकरीबन इस पॉइंट पे हो। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, टेढ़ी होगी ना लाइन, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 400 और 500 के बीच में कहीं, कौन सी जगह, तकरीबन तकरीबन ब्लू के आसपास। तो बोल दिया गया कि जो वॉयलेट ब्लू या फिर केवल ब्लू जो एरिया होगा, जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा होगा, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वहां पर लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्व की जाएगी। और उसके बाद में कौन सी जगह पे, रेड पार्ट पे, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम का रेड पार्ट होगा, यहाँ पे तकरीबन 70-80% के आसपास हो गया ये। और इसको भी क्या हो गया, 700 नैनोमीटर के आसपास वाली जगह होगी, 600 से 700 के बीच में कोई जगह पे। बात समझ में आई ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस चीज से रिलेटेड है, कि कोई एक जो पिगमेंट है वो पिगमेंट कौन से, जो विबजोर है, विबजोर के कौन से हिस्से में से सबसे ज्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, वो करेगा वॉयलेट ब्लू में से या फिर रेड में से, या फिर वॉयलेट ब्लू ना बोल करके इसको केवल ब्लू भी बोल दिया जाता है। ओके, इसके बारे में इसके बाद में बात करते हैं कि क्योंकि हमने पहली लाइन में ये चीज पढ़ी थी कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके आपके जो पिगमेंट्स होंगे वो अलग अलग तरीके से एब्जॉर्व करते हैं लाइट को, ठीक है, उनके अलग अलग एब्जॉर्व करने को हम क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उस पर्टिकुलर पिगमेंट का।
तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा क्लोरोफिल ए के बारे में, क्लोरोफिल ए के बारे में, तो क्लोरोफिल ए भी इसी रेंज में, देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया है। जब मैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे एक लाइन आई थी कि ये 410 और 660 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और क्लोरोफिल बी 452 और 642 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो वो सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा। ये वही आपका विबजोर हो गया सारा का सारा, ब्लू लाइन से इंडिकेट किया गया है ग्राफ में क्लोरोफिल ए को, रेड से इंडिकेट किया गया है क्लोरोफिल बी को। अगर क्लोरोफिल ए में इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, तकरीबन 410 नैनोमीटर। इस पॉइंट पे कितनी है वेवलेंथ, 660 नैनोमीटर। लेकिन क्लोरोफिल बी के बारे में देखा जाए तो क्लोरोफिल बी इस पॉइंट पे 452 नैनोमीटर और इस पॉइंट पे 642 नैनोमीटर पर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इनके बीच में, जो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब एक चीज और समझा देता हूँ आपको कि सनलाइट से लाइट आ रही है जो क्या है, थोड़ी सी मान लीजिए 666 नैनोमीटर वाली है, तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल ए। अगर 642 नैनोमीटर वाली लाइट आ रही होगी तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल बी। लेकिन क्लोरोफिल बी खुद रख लेगा क्या उसको, नहीं, क्लोरोफिल बी क्या कर देगा, क्लोरोफिल ए को दे देगा कि ये लीजिए, ये मैं काम करके लेकर के आया हूँ। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो कॉटन वाला। कॉटन में क्या करते हैं हम, बहुत सारे लेबर को लगा देते हैं, कब, जब फाइनली हमें क्या करना होता है, फाइबर की पिकिंग करनी होती है, ठीक है। उस टाइम हम बहुत सारे लेबर को लगा देते हैं, वो सारा अपना अलग अलग कॉटन कलेक्ट करते हैं, और कॉटन कलेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं, अपने अपने घर पे ले जाते हैं क्या, नहीं, वो कॉटन कलेक्ट करके उनका वेट करवाने के लिए हमारे पास ले आते हैं, और हम उनका वेट कलेक्ट करके देख लेते हैं कितने का वेट हो गया। लेकिन रखता एक ही पर्सन है उसको, कौन, जो ऑब्वियसली जो खेत का मालिक होगा वही रखेगा, ठीक है ना। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे हो गई, सारे अलग अलग काम करेंगे, कोई ऐसा नहीं है वो कंपटीशन करेंगे लाइट के लिए, कोई भी पिगमेंट्स में लाइट के लिए कंपटीशन कभी नहीं होता, क्योंकि सब अलग अलग नैनोमीटर में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करना। सारे के सारे पिगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए तो वो इतने सारे है, तो उनका फायदा है। सारे एक ही टाइप के एक ही वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्व कर रहे होंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जनरली पाए जाते हैं, इसलिए अपने जनरली इन्हीं को स्टडी करते हैं, बाकी को इतना ज्यादा भाव नहीं देते इस पॉइंट से। इसलिए हम कह देते हैं कि लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्व किया जाता है ब्लू और आपके रेड हिस्से में। तो जो आपका विबजोर का स्पेक्ट्रम होगा, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होगा, उस स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड हिस्से में से लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। क्लियर है, आगे देखिए। यहां तक तो हमने बात करी है केवल और केवल एब्जॉर्व करने की। अब उसके साथ एक और वर्ड आया था ना, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन का मतलब क्या होगा, डायरेक्टर होगा कोई भी मूवी का, वो बोलेगा जैसे ही एक्शन क्या होगा, वो अपना जो किरदार निभाना शुरू कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्ड आ गया एक्शन, और एक वर्ड आया एक्शन स्पेक्ट्रम कहाँ, ट्रांसपायरेशन में। ट्रांसपायरेशन का एक्शन स्पेक्ट्रम पूछा था मैंने आपसे, जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट में शायद कुछ क्वेश्चन था जो शिव ने पूछा था, उसी पे हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। तो वहां उसका एक्टिव रेडिएशन होने का मतलब हो गया कि कौन से कलर की लाइट पे सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो यहाँ हमने एब्जॉर्प्शन तो पढ़ लिया कि जो प्लांट्स होंगे वो कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्व करेंगे, वो चीज तो हमने डेफिनेटली पढ़ ली। लेकिन अब ये है कि एब्जॉर्व करने के बाद में फोटोसिंथेसिस में किस टाइप की लाइट को ज्यादा काम में लेंगे, फोटोसिंथेसिस में इतनी सारी लाइट्स में से किस लाइट को सबसे ज्यादा काम में लेंगे, उस चीज के बारे में अगर अपने बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ये ब्लू वाला जो है वो क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ ये जो पॉइंट है वो भी पीक है, और ये पॉइंट है वो भी पीक है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है एक दूसरे के। लेकिन ब्लू वाला यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जनरली बुक्स है वहां पे ये भी लिखा गया है कि जो रेड कलर का होगा उस कलर को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करता है प्लांट। लेकिन आप फिर भी इसे वही रखना, ब्लू और रेड दोनों रखना, ग्रहण नहीं, फोटोसिंथेसिस में उपयोग में लेता है, ठीक है ना। एब्जॉर्व तो कर ली लाइट को, लेकिन एब्जॉर्व करने के बाद में किस लाइट को ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस के काम में लेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के काम में किसको लेगा, ब्लू और रेड को ही लेगा, ठीक है। दो चीजें होगी, एक हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहता है कि कौन से कलर की लाइट को प्लांट ज्यादा एब्जॉर्व करेगा पूरे स्पेक्ट्रम में, और एक्शन स्पेक्ट्रम कहता है कि कौन से कलर की लाइट को पौधा फोटोसिंथेसिस के काम में लेगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों के अंदर। तो यहाँ पे फिर से वही अपने यहाँ पढ़ रहे थे, क्लोरोफिल ए जो होगा वो 410 और 660 नैनोमीटर पे वर्क करेगा, क्लोरोफिल बी 452 एंड 642 नैनोमीटर पे वर्क करेगा। दोनों की जब हमने सिचुएशन देखी तो वही आपके ब्लू और रेड वाली आ रही थी कहानी, ठीक है ना। बाद में बात करेंगे जो कैरोटिनॉइड्स हैं आपके, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं ब्लू और ब्लू ग्रीन पार्ट में से स्पेक्ट्रम के। अब देखिए यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स, ये अगर बात करेंगे क्लोरोफिल ए और बी के बारे में, तो क्लोरोफिल ए और बी जो आपका ये ग्रीन वाला हिस्सा है इसमें से कुछ एब्जॉर्व भी नहीं कर रहे,
जो स्पेक्ट्रम का ग्रीन वाला हिस्सा है इसमें से तो कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो कैरोटिनॉइड्स है वो कैरोटिनॉइड्स ब्लू ग्रीन पार्ट में से भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स ब्लू ग्रीन में से एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दिए जा रहे हैं, फाइकोबिलिन हो सकता है किसी दूसरे पार्ट में से एब्जॉर्ब करके दिए जा रहे हो। ठीक है ना, आगे बात करेंगे इनके बारे में। जो 700 नैनोमीटर से ज्यादा की जो लाइट होगी वो लाइट में इनसफिशिएंट एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उस लाइट में इनसफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, कम होगी एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे ये जो 700 नैनोमीटर है वो है क्या, वेवलेंथ है। किस चीज की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ है। अब इस चीज को थोड़ा हल्का सा फिर से बता देता हूँ आपको। क्या बताया मैंने आपको इससे पहले कि 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ अगर बढ़ रही होगी तो एनर्जी कम होगी, और 700 वेवलेंथ से ज्यादा 700 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज्यादा वाली जो लाइट होगी उसके अंदर एनर्जी नहीं होती इतनी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है क्या, केमिकल जो आपकी लाइट एनर्जी है उसको रिप्लेस कर, उसको कन्वर्ट कर देना केमिकल एनर्जी में। अब लाइट में खुद में एनर्जी नहीं है तो वो किस तरीके से कन्वर्ट हो पाएगी। ठीक है, तो हो गया कुछ ऐसा कि ये वो पॉइंट था जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसको क्या करना पड़ रहा है, खूब दौड़ लगानी पड़ रही है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसको खूब दौड़ लगानी पड़ रही है। अब जिसको दौड़ ज्यादा लगानी पड़ रही है तो ऑब्वियस है कि इसका पसीना तो दौड़ लगाने में निकल गया। पसीना निकल गया से मेरा मतलब क्या है, इसकी एनर्जी तो वहीं पे यूज हो गई। इसमें तो एनर्जी अपने आप कम होनी है, जिसको कम भागना है कम दौड़ना है उसके अंदर तो एनर्जी ऑब्वियस ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो वो वाली कंडीशन यहाँ आप रिलेट कर सकते हो कि वेवलेंथ ज्यादा है तो इसको खुद को ट्रेवल बहुत करना पड़ रहा है। इतना ट्रेवल करने के कारण क्या हो रही है, इसकी एनर्जी पहले ही कम है, एनर्जी कम है तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगी। ठीक है ना, होपफुली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में देखते हैं क्या बोल दिया गया, ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एसेसरी पिगमेंट्स। अब यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स टर्म यूज कर ली गई, किन के लिए, एसेसरी पिगमेंट्स टर्म यूज कर ली गई आपके क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलियंस के लिए। क्लियर ना, बाकी क्योंकि ये सारे के सारे क्या करेंगे, जितनी भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो डिलीवर कर देंगे कहाँ, क्लोरोफिल ए में। देखते हैं इसमें क्या बोला गया। इसमें बोल दिया गया ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए आर कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट और एंटीनी पिगमेंट्स। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा देख लेना। एसेसरी पिगमेंट्स तो इजी टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंटीनी पिगमेंट भी बोलते हैं इसे। ये इस टाइप की टर्म्स होती है, वो कई बार मरवा देती है। आगे देखिए क्या बोला गया, द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एसेसरी पिगमेंट इज ट्रांसफर्ड टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। हम जानते हैं ये चीज पहले से कि जितनी भी जो लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट के द्वारा, चाहे वो कोई भी आपके आपके पिगमेंट हो, वो पिगमेंट ट्रांसफर कर देगा अल्टीमेटली किसे, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए के अलावा सारे के सारे पिगमेंट है उनको क्या बोल दिया गया, सहायक वर्णक। ठीक है ना, आगे अगर इसके बारे में देखेंगे तो क्या बोल दिया गया, द ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट्स टू क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज रेजोनेंस और फोस्टर ट्रांसफर। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गई कि जो एसेसरी पिगमेंट्स होंगे जैसे क्लोरोफिल बी सी डी ई या फिर आपके दूसरे कैरोटिनोइड्स या फिर आपके क्या फाइकोबिलियंस, ये सारे के सारे अपनी जो एनर्जी इन्होंने ली है वो एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को। तो इस ट्रांसफर को हमने क्या बोल दिया, रेजोनेंस ट्रांसफर या फिर फोस्टर ट्रांसफर, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो प्राइमरी आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी जो प्रकाश संश्लेषण की, उन रिएक्शन के अंदर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वैसे अपने आप में। फोटो का मतलब प्रकाश और आपके केमिकल का मतलब रासायनिक, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, जिनके अंदर रसायन और लाइट दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो, और फोटोसिंथेसिस में आपके केमिकल और लाइट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनके अंदर जो लाइट यूज की जाएगी वो लाइट किसके द्वारा यूज की जाएगी, आपके क्लोरोफिल ए के द्वारा। अब क्लोरोफिल ए है उसके अंदर लाइट आ गई, क्लोरोफिल ए में लाइट आ गई, तो अपने जनरली किस चीज को लाइट बोलते हैं, कि लाइट चली गई क्या, लाइट आ गई क्या, अपने किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को लाइट बोलते हैं। ठीक है ना, अब लाइट जैसे ही इसमें आ गई क्लोरोफिल ए में तो क्या हो जाएगी, इसकी बत्ती जल जाएगी। ठीक है, घर में बल्ब रहता है, बल्ब में लाइट आ जाए तो क्या हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा ना। ऑन क्यों होगा वो, क्योंकि वो एक तरीके से एक्टिव हो गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो गया, क्लोरोफिल ए ने जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड यानी उत्तेजित हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल। अब ये जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का वो स्थायी नहीं है। वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्थायित्व की तरफ दौड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये एनर्जी, इसको हटाओ। अब उसको हटाएगा किस तरीके से, वो देख लेते हैं अपने को। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जितने भी पिगमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किसको एनर्जी डिलीवर कर देंगे, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए एनर्जी को लेकर के क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया। अब वो चाहेगा कि मैं फटाफट से इस एनर्जी को किसी और को दे करके अपना इससे
पीछा छुड़ा लूं और मैं फिर से अपना स्टेबल फॉर्म में आ जाऊं। क्लियर? अब वो स्टेबल फॉर्म में कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, जो एक्साइटेड स्टेट में आ गए आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में बात करेंगे किस तरीके से ये अपने चार्ज को खत्म करेंगे। तो इससे रिलेटेड दो वर्ड यहाँ पे निकल के आएंगे, एक हो गया आपका फ्लोरोसेंस और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस। ये दोनों के दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बात करते हैं इनके अंदर क्या डिफरेंसेस और क्या चीजें हैं। शुरू से बात करते हैं, क्या बोल दिया गया, द नॉर्मल स्टेट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और एटम इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट और सिंगलेट स्टेट। ठीक है, ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल जमीन पे। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए आप कोई एग्जाम देते हो, उसमें आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, आपने पूरा इंडिया टॉप कर लिया, तो आप एक्साइटेड हो गए ना, एक्साइटेड हो गए तो कूदने लग जाओगे जमीन पे, आपके पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे। एक वो कहावत भी, एक सही भी ना इस तरीके से, पैर जमीन पे ना टिकना, कब, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो उस टाइम। लेकिन जब आप नॉर्मल रहते हो तो उस टाइम तो क्या है, ठीक है, उदासीन से पड़े हो एक जगह पे। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन होगी। जब इनके पास में कोई चार्ज नहीं है उस टाइम ये क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा, जिसे या तो हमने बोल दिया ग्राउंड स्टेट या फिर हमने बोल दिया सिंगलेट स्टेट। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आ जाएगा इनके पास में, कोई एटम क्या करेगा, कोई लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उनको उसने लाइट दे दी। लाइट देने के बाद में जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ गई तो हमने इस चीज को टर्म क्या दे दिया, एक्साइटेड सेकंड सिंगलेट स्टेट। अब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना कि पहले जो हो गया उसको सेकंड सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, द इलेक्ट्रॉन कम्स टू द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल बाय द लॉस ऑफ सम ऑफ इट्स एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। कुछ एनर्जी जो होगी, ठीक है, उस एनर्जी को वो हीट के रूप में बाहर निकाल देगा। हीट क्या हो गया, एक तरीके से उष्मा, ठीक है, गर्मी, गर्मी के रूप में बाहर निकाल दिया, हीट एनर्जी के रूप में रिलीज कर दिया। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, जो ये हीट होगी, आप जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे उस टाइम हीट और रेस्पिरेशन में फर्क पढ़ोगे, क्योंकि है तो हीट भी एक तरीके से आग लगाना, ठीक है, जलाना किसी चीज को, और रेस्पिरेशन भी वही चीज है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन के बारे में आप जानते हो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है रेस्पिरेशन में हमेशा। श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, लेकिन और जो जलाने की प्रोसेस होगी, कंबस्शन की प्रोसेस होगी, दहन की प्रोसेस होगी, उसके अंदर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन है उसके अंदर स्लोली स्लोली जलता है, जो आपके सब्सट्रेट होगा वो हीट के अंदर अचानक से जल गया, अचानक से जल गया, तो क्या हुआ, उससे जो एनर्जी मिली हीट के रूप में वो स्टोर नहीं हो पाई, वो एनर्जी वेस्ट होगी। कहाँ वेस्ट होगी, एनवायरमेंट में। लेकिन वेस्ट वर्ड का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि वो खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, वो इन्वायरमेंट में चली गई, हम उसे स्टोर नहीं कर पाए। ठीक है, उस तरीके से वेस्ट होगी, हमारे लिए वेस्ट होगी वो एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ गया, सॉरी ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इसको एक्साइटेड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट बोल दिया गया। बाद में ये जो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट होगी, इस फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में अब जो इलेक्ट्रॉन आ गए, उन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करेगा, उसके पास में केवल दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते, या तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट के रूप में क्या कर दे, बाहर निकाल दे। अब होपफुली हीट के रूप में बाहर निकालना आप समझ गए क्या हो गया, गर्मी, गर्मी प्रोड्यूस करके टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो एटमॉस्फेयर में विलुप्त होगी, आपकी नष्ट होगी। उसके अलावा दूसरा उसके पास क्या रास्ता होगा, रेडिएंट एनर्जी के रूप में वो रिलीज कर दे। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी। अगर मैं रेडिएंट एनर्जी के बारे में बात करूं, तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो जिस तरीके से जिस एनर्जी फॉर्म में रहती है, उस एनर्जी फॉर्म को ही बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो एनर्जी को जिस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, उस फॉर्म को ही बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस है, जो एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूल्स है, या तो वो सिंपल हीट के द्वारा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने ले रखी है, उस एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। सेकंड उनके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी के रूप में एनवायरमेंट में रिलीज कर सकते हैं। अब कुछ एक और टर्म्स है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया, सेकंड प्रोसेस को क्या बोल दिया, जब रेडिएंट एनर्जी के रूप में ये एनर्जी को लॉस्ट करेगा। ध्यान रखना, रेडिएंट एनर्जी के रूप में, हीट के रूप में नहीं, हीट की कहानी यहीं पे खत्म होगी, इससे ज्यादा हीट के बारे में कुछ भी नहीं है। हीट इज इक्वल टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन एनवायरमेंट। ठीक है, क्या बोल दिया गया, सेकंड प्रोसेस को फ्लोरोसेंस बोल दिया गया। अब क्या है फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस क्या करेगा, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होगा, अब ऑब्वियस है एनर्जी है किसके पास, ये एनर्जी है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास में, बाकी सारे के सारे ला करके तो क्लोरोफिल ए को देते रहेंगे। क्लोरोफिल ए के पास में जो एनर्जी है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को फ्लोरोसेंट लाइट के रूप में रिलीज कर देगा। अब ये क्या है, फ्लोरोसेंट लाइट, ये हो गया एक तरीके से रोशनी। ठीक है, रोशनी के रूप में इस एनर्जी को रिलीज कर देगा, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में।
ठीक है। लेकिन इसको रिलीज कब करेगा, इसको रिलीज करेगा जब ये एक्सपोज्ड, ये सामने रखा जाएगा किसके, इंसिडेंट लाइट के। इंसिडेंट लाइट क्या हो गया, जब नई रोशनी आएगी इस पे, ठीक है, नई लाइट इस पे टकराएगी किस चीज पे, क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल में नई लाइट टकराने के कारण क्या होगा, जो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने स्टोर करके रखी हुई है वो एक्स्ट्रा एनर्जी एनवायरनमेंट में रेडिएंट एनर्जी के रूप में वेस्ट कर दी जाए, ट्रांसफर कर दी जाएगी, एग्जिट कर दी जाएगी, जिस चीज को हमने क्या बोल दिया, फ्लोरोसेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखना, इसमें जो फ्लोरोसेंस की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये जरूरी है कि जब उसे एक्सपोज किया जाएगा इंसिडेंट लाइट में केवल और केवल तभी, तब जो लाइट को रिलीज किया जाएगा उसे बोलेंगे हम फ्लोरोसेंस लाइट। अभी फोस्फोरेसेंस लाइट बाकी है, ध्यान रखना। अब इसकी एक और कंडीशन है, एक तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो गई, दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यार ये क्या बात होगी, यहाँ पे इसके पास तो क्या था, फ्लोरोसेंस हम किस लिए पढ़ रहे थे, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करने के लिए। जब मैं इसे इंसिडेंट लाइट के पास में एक्सपोज करूंगा तो इंसिडेंट लाइट के पास में तो एनर्जी होगी, वो एनर्जी तो और आ रही होगी। तो इसका कंसेप्ट इसी से लिंक्ड है कि जो फ्लोरोसेंट लाइट होगी या फिर जो इमिटेड लाइट होगी, इमिटेड यानी बाहर निकाल दिया गया जिसे, या जिसका उत्सर्जन कर दिया गया, तो जो उत्सर्जित लाइट होगी या फ्लोरोसेंट लाइट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी, किससे, इंसिडेंट लाइट से। हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंसिडेंट लाइट होगी उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी हमेशा किसकी, उस लाइट की जो इमिटेड कर दी गई, बाहर निकाल दी गई। एक कंसेप्ट हो गया। क्या बोलता है ये बोलता है कि अब रेडिएंट एनर्जी के रूप में एनर्जी को रिलीज कर दीजिए, लेकिन कब, जब उसको एक्सपोज किया जाए इंसिडेंट एनर्जी के सामने, इंसिडेंट लाइट के सामने, तब वो आपके इमिटेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बात। सेकंड इसके बारे में बात करूंगा मैं, तो सेकंड के अंदर क्या चीज रह गया, आपके फोस्फोरेसेंस के बारे में बात करूंगा। तो इस कंडीशन में क्या रह गया, अब वो रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में ही एनर्जी को रिलीज कर रहा है, लेकिन अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको आप इमिटेड लाइट के सामने रखिए या फिर उसको इंसिडेंट लाइट के सामने आप रखिए या फिर ना रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस यूं रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई। जब मैं बात करूंगा आपकी जो फोस्फोरेसेंट लाइट होगी, इसकी वेवलेंथ के बारे में जब मैं बात करूंगा, तो इसकी वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट से और आपकी जो फ्लोरोसेंट लाइट होगी इनसे हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये इसके साथ में कंडीशन जुड़ी हुई है, थोड़ा इसमें कंसिडर कर लेना। मैं ये जानता हूँ कि ये जो टॉपिक अभी राइट नाउ अपने पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा क्या है, ये परेशान करने वाला है, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, लेकिन अभी तक सुनो हुआ क्या चीज है, क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन बोल देता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए क्या बोला गया, पढ़ा क्या है हमने, सबसे पहले तो उसकी आउटलाइन लेते हैं। अगर सबसे पहले हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, एक अभी तक जो पढ़ा है उन सारी चीजों को ना एक स्टोरी में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक हम ये नहीं जानते कि हम क्या पढ़ रहे हैं तब तक फिर वो गड़बड़ होता रहता है, दिमाग के ऊपर से जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पता लग गया जी हमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फिर हमने ये चीज को जान लिया कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पिगमेंट की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, वर्णकों की आवश्यकता होगी किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि कोई तो चाहिए ना जो फोटोसिंथेसिस की लाइट जो होगी उस लाइट को एब्जॉर्व करे। फिर हमने पढ़ लिया वर्णक कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए, उन तीनों टाइप के पिगमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ लिया कि कौन सा पिगमेंट जो होगा वो फोटोसिंथेसिस में लीडर का काम करेगा और कौन उसके सहायक का काम करेंगे। फिर हमने ये पढ़ लिया कि जो क्लोरोफिल ए होगा वो क्लोरोफिल ए हमेशा काम करेगा जो फोटोसिंथेसिस की मेन रिएक्शन होगी उसके अंदर। बाकी जितने भी सारे पिगमेंट्स होंगे वो पिगमेंट्स इसको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, बाकी सारे पिगमेंट्स इसकी हेल्प करेंगे, वो खुद काम में नहीं लेंगे, फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। इतनी बातें हमने पढ़ ली। उसके बाद में हम ये पढ़ रहे हैं इस टाइम की क्लोरोफिल ए है, इसके पास में बहुत सारी एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई तो ये एक्साइटेड हो गया। ठीक है, ये अनस्टेबल कंपाउंड बन गया, तो अब इसका होगा क्या, तो इसका 3-4 चीजें हो सकती है इसके सामने। सबसे पहली चीज तो क्या, ये उस एनर्जी को रिलीज कर दे। ठीक है, अब रिलीज कैसे करेगा, खुद की स्टेबिलिटी के लिए उसे रिलीज करना पड़ेगा, लेकिन रिलीज कैसे करेगा उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो हीट के रूप में बाहर निकाल दे, हीट के रूप में यानी गर्मी के रूप में बाहर निकाल दे। सेकंड, रेडिएंट एनर्जी के रूप में बाहर निकाल दे। रेडिएंट एनर्जी कौन सी होगी, जो रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास जो एनर्जी की फॉर्म होती है उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी के रूप में बाहर निकाल दे उसको। अब रेडिएंट एनर्जी के रूप में बाहर निकाल दिया तो 2 टर्म्स अपने सामने आई, एक आपका आ गया फ्लोरोसेंट लाइट और एक आपकी आ गई फोस्फोरेसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लाइट की बात करूंगा तो वो रेडिएंट एनर्जी के रूप में केवल उस टाइम रिलीज करेगा जब उसको एक्सपोज किया जाएगा और आने वाली लाइट के सामने।
दूसरी मैंने क्या बोला, फोस्फोरेसेंस लाइट, तो उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा तो भी वो रेडिएंट एनर्जी के रूप में अगर रिलीज कर देगा, इसको हम क्या बोल देंगे, फोस्फोरेसेंस। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। लेकिन इससे हमारा हुआ क्या भाई, इससे तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। क्लोरोफिल के पास लाइट आई, एनर्जी आई, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद में इसने क्या कर दिया, बाहर ही निकाल दिया एनर्जी, काम में तो ली ही नहीं। फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे जब लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर से बाहर निकाल रहा है। तो वहां पे क्या बोला गया, वहां पे ये नहीं बोला गया कि वो हमेशा यही करेगा, ठीक है, वहां पे ऑप्शन दिए गए उसके लिए कि वो ये कर सकता है, ये कर सकता है और ये कर सकता है। अब कुछ कंडीशन में हो सकता है इनमें से कोई चीज कर रहा होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई चीज कर रहा होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो बातें यहाँ पे हुई है। बात समझ में आ गई ना। वो नहीं बोला गया कि हमेशा यही काम करेगा वो, उसके सामने विकल्प बताए गए हैं कि इसके सामने चॉइसेस क्या क्या हैं, ये चॉइसेस हैं इनके सामने, और अगर ये चीजें वो करेगा तो उनको ये टर्म दे दिए गए हमने इन कंडीशंस के साथ में। लेकिन हमारा मेन टॉपिक वो नहीं है, हमारा मेन टॉपिक है इसका सबसे लास्ट पॉइंट। सबसे लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किस चीज पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को आगे फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या कर देंगे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, फिर से एकदम फ्रेश हो जाएंगे। अब उनके पास में कोई एनर्जी नहीं है, फिर से उनको लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे, वो मॉलिक्यूल आगे और काम कर देगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट में हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, जैसे हमने एक तो साइटोक्रोम तो हमने पढ़ ही रखा है थोड़ा बहुत। कहाँ पढ़ा था, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, साइटोक्रोम पंप थ्योरी में। तो साइटोक्रोम हम जानते हैं कि आयरन की F2 फॉर्म और आयरन की F3 फॉर्म, जो फेरस और फेरिक फॉर्म होगी आयरन की, उन फॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो कोशिका की अंदर वाली जो मेम्ब्रेन थी, उस अंदर वाली मेम्ब्रेन पे डिहाइड्रोजनेज होने के कारण इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का निर्माण उत्पत्ति हो रही थी। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम पंप में एंटर कर गए, साइटोक्रोम पंप में एंटर करने की वजह से वो एक्टिव फॉर्म में आ गए। एक्टिव फॉर्म में आने की वजह से पहला जो आयरन मॉलिक्यूल था, वो आयरन मॉलिक्यूल खुद स्थायी होने के लिए अगले आयरन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे गया, वो अगले को इलेक्ट्रॉन दे गया, वो अगले को इलेक्ट्रॉन दे गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे। और जब वो एक साइड पे पहुंच गया, वहां पे उस हाइड्रोजन के साथ मिला और उसने पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O का कंपाउंड बना लिया। हो रहा था ना इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। तो उसी तरीके से हमने और भी बहुत सारे टर्म्स पढ़ रखे हैं, जैसे फेरोडक्शन हो गया, साइटोक्रोम हो गया, और भी कई सारी टर्म्स हैं जो सारे के सारे किस चीज का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे कहां से, जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। इलेक्ट्रॉन को रिसीव कहां से करेंगे, क्लोरोफिल ए से रिसीव करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, ध्यान रखना। और उस ऊर्जा को करेंगे क्या, आगे से आगे फॉरवर्ड करते चले जाएंगे और फाइनली उसे दे देंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके प्लांट में स्टोर कर दिया जाएगा। ये होगी आपकी फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस। लेकिन कई कंडीशन के अंदर जो क्लोरोफिल ए के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, उस लाइट को एक्सेस हो जाने के कारण बाहर रिलीज भी किया जाता है। तो वो रिलीज या तो हीट की फॉर्म में कर सकते हैं, या तो हम बोले तो हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं, या हम रिलीज कर सकते हैं रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में। हीट एनर्जी सिंपल है, समझते हो आप सारे लोग, गर्मी। रेडिएंट एनर्जी वो एनर्जी जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूवमेंट करती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस फॉर्म में एनर्जी को यूज करती है, वो फॉर्म उसमें यूज करेंगे। तो दो टाइप के होंगे, एक फोस्फोरेसेंस और एक फ्लोरोरेसेंस। फ्लोरोरेसेंस कब होगी, जब उसको एक्सपोज करेंगे किसके अंदर, लाइट के अंदर, तो रेडिएंट फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रही है। तो फ्लोरोसेंस आपके फोस्फोरेसेंस क्या हो गया, एक्सपोज ना करेंगे तो भी अगर कर रही है तो। क्लियर ना। अलग अलग टर्म्स दे दी गई है अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन ये प्राइमरी टास्क नहीं है उसका। प्राइमरी टास्क तो होगा क्या, उस एनर्जी को आगे किस चीज को दे देना, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होंगे, उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स को हैंडओवर कर देना। किसे, जो एनर्जी क्लोरोफिल ने गेन करी है। होपफुली यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। बातें समझ में आ गई तो प्लीज मैसेज ड्रॉप कर दीजिए सारे के सारे कि जी समझ में आ गई। क्योंकि समझ में नहीं आई इससे आगे, यहाँ तक समझ में नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है फिर आगे बढ़ने का, फिर इसी को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है मैम, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने। आज के लिए इतना काफी है।